दोस्तों, गेम ऑफ थ्रोन्स की नई कहानी अगर आप लोगों को पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद। मानते हैं कि वह रहती है, न ज्यादा और न ही कम। तो शक्ति एक धूर्त की चाल है। दीवार पर एक छाया, वेरीज ने बड़बड़ाया। फिर भी छाया मार सकती है, और कई बार एक बहुत छोटा आदमी बहुत बड़ी छाया डाल सकता है। टायरियन मुस्कुराया। लॉर्ड वेरीज, मैं आपसे अजीब तरह से प्यार करने लगा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे इस बात का दुख होगा। मैं इसे बड़ी प्रशंसा मानूंगा। तुम क्या हो वेरीज? टायरियन ने पाया कि वह वास्तव में जानना चाहता था। एक मकड़ी, वे कहते हैं, जासूसों और मुखबिरों को शायद ही कभी प्यार किया जाता है मेरे प्रभु। मैं तो बस राज्य का एक वफादार सेवक हूं, और एक हिजड़ा। हमें यह नहीं भूलना चाहिए। मैं शायद ही कभी ऐसा करता हूं। लोगों ने मुझे आधा आदमी भी कहा है, फिर भी मुझे लगता है कि भगवान मेरे प्रति अधिक दयालु रहे हैं। मैं छोटा हूं, मेरे पैर टेढ़े हैं, और महिलाएं मुझे किसी बड़ी लालसा से नहीं देखती। फिर भी मैं अभी भी एक आदमी हूं। शे मेरे बिस्तर की शोभा बढ़ाने वाली पहेली नहीं है, और एक दिन मैं एक पत्नी और एक बेटे को जन्म दे सकता हूं। अगर देवता अच्छे हैं तो वह अपने चाचा की तरह दिखेगा और अपने पिता की तरह सोचेगा। तुम्हें जीवित रखने के लिए ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। बौने देवताओं का मजाक है, लेकिन पुरुष हिजड़े बनाते हैं। तुम्हें किसने काटा वेरीज? कब और क्यों? आप कौन हैं सच में? हिजड़े की मुस्कान कभी नहीं झिलमिलाई, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा चमक रहा था जो हंसी नहीं थी। आप पूछने के लिए दयालु हैं मेरे प्रभु, लेकिन मेरी कहानी लंबी और दुखद है, और हमें चर्चा करने के लिए राजद्रोह है। उसने अपने लबादे की आस्तीन से एक चर्म पत्र निकाला। राजा की गैली के मालिक व्हाइट हार्ट ने 3 दिन बाद लंगर डालने की योजना बनाई है, ताकि वह अपनी तलवार और जहाज लॉर्ड स्टैनिस को दे सके। टायरियन ने आह भरी। मुझे लगता है कि हमें इस आदमी से किसी तरह का खूनी सबक सीखना चाहिए। सर, जैकलीन उसे गायब करने की व्यवस्था कर सकती है, लेकिन राजा के सामने एक परीक्षण अन्य कप्तानों की निरंतर वफादारी को आश्वस्त करने में मदद करेगा, और मेरे शाही भतीजे को भी व्यस्त रखें। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, तो लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। जैसा आप कहते हैं, उसे जोफ्रे के न्याय की एक खुराक के लिए नीचे रखें। वेरीज ने चर्मपत्र पर एक निशान बनाया। सर हॉरस और सर हॉबर रेडवाइन ने अगली रात उन्हें एक पोस्टर्न गेट से बाहर जाने के लिए एक गार्ड को रिश्वत दी है। उनके लिए पेंटोशी गैली मूनरनर पर नौकायन की व्यवस्था की गई है। वे नाविकों के वेश में होंगे। क्या हम उन्हें कुछ सालों तक उन पतवारों पर रख सकते हैं? देखें कि उन्हें कैसा लगता है। वह मुस्कुराया। नहीं, मेरी बहन ऐसे कीमती मेहमानों को खोने से व्याकुल हो जाएगी। सर जैकलीन को सूचित करें, जिस आदमी को उन्होंने रिश्वत दी है उसे पकड़ें, और समझाएं कि नाइट वॉच के भाई के रूप में सेवा करना कितना सम्मान की बात है, और मूनरनर के चारों ओर लोगों को तैनात करें, ताकि रेडवाइन्स को दूसरे गार्ड के पास सिक्के की कमी न हो। जैसा आप चाहें। चर्मपत्र पर एक और निशान। तुम्हारे आदमी टिमट ने आज शाम सिल्वर स्ट्रीट पर एक जुआ अड्डे पर एक शराब विक्रेता के बेटे को मार डाला। उसने उस पर टाइल्स में धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया। क्या यह सच था? ओह, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो शहर के ईमानदार लोगों को टिमट का आभार मानना चाहिए। मैं देखूंगा कि उसे नहीं, राजा का आभार मिले। खोजे ने घबराहट में हंसी और एक और निशान बनाया। हमारे यहां भी अचानक पवित्र लोगों की महामारी आ गई है। ऐसा लगता है कि धूमकेतु ने सभी तरह के विचित्र पुजारियों, उपदेशकों और भविष्यवक्ताओं को जन्म दिया है। वे शराब की टंकियों और बर्तन की दुकानों में भीख मांगते हैं, और जो कोई भी सुनने के लिए रुकता है उसके लिए विनाश और बर्बादी की भविष्यवाणी करते हैं। टायरियन ने कंधे उचका दिए। हम एगॉन की लैंडिंग के 300वें साल के करीब हैं। मुझे लगता है कि यह अपेक्षित ही है। उन्हें चिल्लाने दो। वे डर फैला रहे हैं मेरे प्रभु। मुझे लगा कि यह आपका काम है। वेरीज ने अपने हाथ से अपना मुंह ढक लिया। आप ऐसा कहने में बहुत क्रूर हैं। एक आखिरी बात, लेडी टांडा ने कल रात एक छोटा सा रात्रि भोज दिया था। मेरे पास आपके निरीक्षण के लिए मेनू और अतिथि सूची है। जब शराब डाली गई तो लॉर्ड जाइल्स राजा के लिए एक कप उठाने के लिए उठे।
और सर बालोन स्वान को यह कहते हुए सुना गया, हमें इसके लिए 3 कप चाहिए। कई लोग हंसे। टायरियन ने हाथ उठाया। बस, सर बालोन ने मजाक किया। मुझे देशद्रोह वाली टेबल टॉक में कोई दिलचस्पी नहीं है, लॉर्ड वेरीज। आप जितने सज्जन हैं उतने ही बुद्धिमान भी हैं, मेरे प्रभु। चर्मपत्र हिजड़े की आस्तीन में गायब हो गया। हम दोनों के पास करने के लिए बहुत कुछ है। मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। जब हिजड़ा चला गया तो टायरियन मोमबत्ती को देखते हुए बहुत देर तक बैठा रहा और सोचता रहा कि उसकी बहन जानोस स्लिंट की बर्खास्तगी की खबर को कैसे लेगी। खुशी से नहीं, अगर वह कोई न्यायाधीश था, लेकिन हारेनहाल में लॉर्ड टाइवन को एक नाराजस विरोध भेजने के अलावा उसे नहीं पता था कि सेर्सी इस बारे में क्या उम्मीद कर सकती है। टायरियन के पास अब सिटी वॉच थी, साथ ही 100-150 खूंखार कबीले के लोग और ब्रॉन द्वारा भर्ती किए गए भाड़े के सैनिकों की बढ़ती हुई सेना। वह अच्छी तरह से संरक्षित लग रहा था। निस्संदेह एडार्ड स्टार्क ने भी ऐसा ही सोचा होगा। जब टायरियन स्मॉल हॉल से निकला तो रेड कीप अंधेरा और शांत था। ब्रॉन अपने सौर में इंतजार कर रहा था। स्लेंट? उसने पूछा। लॉर्ड जेनोस सुबह की ज्वार पर दीवार की ओर नौकायन करेंगे। वेरीज मुझे विश्वास दिलाना चाहेगा कि मैंने जोफ्रे के एक आदमी को अपने आदमी से बदल दिया है। अधिक संभावना है कि मैंने लिटिल फिंगर के आदमी को वेरीज के आदमी से बदल दिया है, लेकिन ऐसा ही हो। आपको सबसे अच्छा पता होगा, टिमट ने एक आदमी को मार डाला। वेरीज ने मुझे बताया। भाड़े के सैनिक को आश्चर्य नहीं हुआ। मूर्ख ने सोचा कि एक आंख वाले आदमी को धोखा देना आसान होगा। उसके पास यह तरकीब है कि वह अपनी उंगलियां सख्त कर लेता है। मुझे भयानक विवरण मत बताओ, मेरा खाना मेरे पेट में बुरी तरह से बैठा हुआ है, टायरियन ने कहा। तुम्हारी भर्ती कैसी चल रही है? ठीक है, आज रात 3 नए आदमी। तुम्हें कैसे पता कि किसे काम पर रखना है? मैं उन्हें देखता हूं, मैं उनसे सवाल करता हूं, यह जानने के लिए कि उन्होंने कहां लड़ाई लड़ी है और वे कितने अच्छे से झूठ बोलते हैं। ब्रॉन मुस्कुराया। और फिर मैं उन्हें मुझे मारने का मौका देता हूं, जबकि मैं उनके लिए भी यही करता हूं। क्या तुमने किसी को मारा है? कोई भी नहीं जिसे हम इस्तेमाल कर सकते थे। और अगर उनमें से कोई तुम्हें मार देता है, वह उनमें से एक होगा जिसे तुम काम पर रखना चाहोगे। टायरियन थोड़ा नशे में था और बहुत थका हुआ था। मुझे बताओ ब्रॉन, अगर मैं तुम्हें एक बच्ची को मारने के लिए कहूं, एक नवजात लड़की मान लो, अभी भी अपनी मां के स्तन से, और मुझे आपके एलआरडीएम की क्या जरूरत है लॉर्ड स्लिंट? टायरियन ने सोचा। मेरे पास तो 100 हैं। वह हंसना चाहता था, वह रोना चाहता था, सबसे बढ़कर वह शय चाहता था। आर्या सड़क घास के बीच से 2 गड्ढों से थोड़ी ज्यादा थी। अच्छी बात यह थी कि इतने कम ट्रैफिक के कारण कोई भी उंगली उठाकर यह नहीं बता सकता था कि वे किस तरफ गए हैं। किंग्स रोड से बहकर आया मानव सैलाब यहां सिर्फ वो एक बूंद की तरह बह रहा था। बुरी बात यह थी कि सड़क सांप की तरह आगे पीछे घूम रही थी, और भी छोटे रास्तों में उलझना, और कभी-कभी ऐसा प्रतीत होना कि वे पूरी तरह से गायब हो गए हैं और केवल आधा लीग आगे फिर प्रकट होते हैं जब वे लगभग उम्मीद छोड़ चुके होते हैं। आर्य को इससे नफरत थी। जमीन काफी समतल थी, लुढ़कती पहाड़ियां और सीढ़ीदार खेत, बीच बीच में घास के मैदान और जंगल और छोटी घाटियां जहां विलो धीमी उथली धाराओं के पास भीड़ लगाए हुए थे। फिर भी रास्ता इतना संकरा और टेढ़ा मेढ़ा बरसात तपैत था कि उनकी गति धीमी हो गई थी। यह गाड़ियां थीं जिन्होंने उन्हें धीमा कर दिया, भारी बोझ के वजन के नीचे धुरों की चरमराहट के साथ आगे बढ़ रही थीं। दिन में 1 दर्जन बार उन्हें एक पहिए को खोलने के लिए रुकना पड़ता था जो कि गड्ढे में फंस गया था, या कीचड़ भरी ढलान पर चढ़ने के लिए टीमों को दोगुना करना पड़ता था। वनपालों द्वारा बैल को खोलकर उसे पेड़ों के बीच से ले जाकर गाड़ी घुमाकर बैल को फिर से बांधकर और जिस रास्ते से वे आए थे उसी रास्ते से वापस जाने का इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बैलगाड़ियों से भी धीमा था, इसलिए उस दिन वे मुश्किल से ही कहीं पहुंच पाए। आर्या अपने कंधे पर नजर रखे बिना नहीं रह सकी। सोच रही थी कि कब सोने के लबादे उन्हें पकड़ लेंगे। रात में वह हर आवाज पर जाग जाती थी और नीडल के मूठ को पकड़ लेती थी। अब वे कभी भी बिना पहरेदारों को लगाए शिविर नहीं बनाते थे, लेकिन आर्या को उन पर भरोसा नहीं था, खासकर अनाथ लड़कों पर। वे किंग्स लैंडिंग की गलियों में तो अच्छा कर सकते थे, लेकिन यहां वे खो गए थे।
जब वह छाया की तरह शांत रहती थी तो वह उन सभी को पीछे छोड़ सकती थी। तारों की रोशनी में जंगल में पानी पीने के लिए निकल सकती थी जहां कोई नहीं देख सकता था। एक बार जब लोमी ग्रीन हैंड्स के पास घड़ी थी तो वह एक ओक पर चढ़ गई और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर चली गई जब तक कि वह उसके सिर के ठीक ऊपर नहीं पहुंच गई और उसने कुछ भी नहीं देखा। वह उसके ऊपर कूद जाती, लेकिन वह जानती थी कि उसकी चीख पूरे शिविर को जगा देगी और योरेन फिर से उसके पास छड़ी ले जा सकता है। लोमी और अन्य अनाथ सभी ने बुल को किसी विशेष व्यक्ति की तरह माना क्योंकि रानी उसका सिर चाहती थी, हालांकि वह इसके लिए कुछ भी नहीं चाहता था। मैंने कभी किसी रानी के साथ कुछ नहीं किया, उसने गुस्से में कहा। मैंने अपना काम किया, बस धौंकनी और चिमटा और लाओ और ले जाओ। मुझे एक शस्त्रागार होना था और एक दिन मास्टर मोट ने कहा कि मुझे नाइट वॉच में शामिल होना है, बस मुझे यही पता है। फिर वह अपने हेलमेट को चमकाने के लिए चला जाता। यह एक सुंदर हेलमेट था, गोल और घुमावदार, एक स्लिट विजर और 2 महान धातु के बैल के सींग के साथ। आर्य उसे एक ऑनेल क्लोथ के साथ धातु को चमकाने को देखता। मुझे यकीन है कि वह उस गद्दार का कमीना है, लोमी ने एक रात धीमी आवाज में कहा ताकि गेंड्री सुन न सके। भेड़ियों का सरदार जिसे उन्होंने बेलोर की सीढ़ियों पर मारा था वह नहीं है, आर्या ने घोषणा की। मेरे पिता के पास केवल एक कमीना था और वह जॉन था। वह पेड़ों की तरफ चली गई। काश वह अपने घोड़े पर काठी बांध पाती और घर जा पाती। वह एक अच्छी घोड़ी थी, एक भूरे रंग की घोड़ी जिसके माथे पर एक सफेद धब्बा था, और आर्या हमेशा से एक अच्छी सवार रही है। वह सरपट भाग सकती थी और उनमें से किसी को भी नहीं देख सकती थी जब तक कि वह खुद न चाहे। तभी उसके आगे कोई नहीं होगा जो उसे देख सके या पीछे से देख सके, या जब वह झपकी ले रही हो तो पहरा दे सके, और जब सोने के लबादे उसे पकड़ लें तो वह बिल्कुल अकेली होगी। योरेन और अन्य लोगों के साथ रहना सुरक्षित था। हम भगवान की आंख से बहुत दूर नहीं हैं, काले भाई ने एक सुबह कहा। जब तक हम ट्राइडेंट के पार नहीं पहुंच जाते तब तक किंग्स रोड सुरक्षित नहीं होगा, इसलिए हम पश्चिमी तट के साथ झील के आसपास आएंगे। वे वहां हमें ढूंढने के लिए तैयार नहीं हैं। अगले स्थान पर जहां 2 खाड़ियां एक दूसरे को काटती हैं, उसने गाड़ियों को पश्चिम की ओर मोड़ दिया। यहां खेत जंगल में बदल गए, गांव और पकड़ छोटे और दूर दूर हो गए, पहाड़ियां ऊंची और घाटियां गहरी हो गईं। भोजन मिलना मुश्किल हो गया। शहर में योरेन ने नमकीन मछली, सख्त रोटी, चर्बी, शलजम, सेम और जौ की बोरियां और पीले पनीर के पहियों से वैगनों को लोड किया था, लेकिन इसका हर निवाला खाया जा चुका था। जमीन से दूर रहने के लिए मजबूर योरेन कोस और कुर्ज की ओर मुड़ा, जिन्हें शिकारियों के रूप में पकड़ा गया था। वह उन्हें स्तंभ के आगे जंगल में भेज देता था और शाम होते ही वे इससे एक हिरण को डंडे पर लटकाकर या अपनी बेल्ट से बटेरों की एक जोड़ी के साथ वापस आ जाते थे। छोटे लड़के सड़क के किनारे ब्लैकबेरी चुनने या अगर वे किसी बगीचे में होते तो सेबों से बोरी भरने के लिए बाड़ पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाते। आर्य एक कुशल पर्वतारोही और तेजी से फल चुनने वाली थी और उसे अकेले ही जाना पसंद था। एक दिन वह संयोग से एक खरगोश से मिली। यह भूरा और मोटा था, लंबे कान और एक फड़कती नाक वाला। खरगोश बिल्लियों से तेज दौड़ते हैं, लेकिन वे पेड़ों पर आधे से भी कम अच्छी तरह से चढ़ सकते हैं। उसने उसे अपनी छड़ी से मारा और उसके कान पकड़े, और योरेन ने उसे कुछ मशरूम और जंगली प्याज के साथ पकाया। आर्या को एक पूरा पैर दिया गया क्योंकि यह उसका खरगोश था। उसने इसे गेंड्री के साथ साझा किया। बाकी सभी को एक एक चम्मच मिला, यहां तक कि हथकड़ी में बंधे तीनों को भी। जैक एन एजगर ने उसे विनम्रता से उपहार के लिए धन्यवाद दिया और बिटर ने एक आनंदित नजर से अपनी गंदी उंगलियों से तेल चाटा, लेकिन रॉर्स, जिसकी नाक नहीं थी, ने केवल हंसते हुए कहा, अब एक शिकारी है, लंपी फेस लंपी हेड रैबिट किलर। ब्रियर फाइट नामक एक होल्ड फास्ट के बाहर कुछ खेत के मजदूरों ने उन्हें मकई के खेत में घेर लिया और उनके द्वारा लिए गए कानों के बदले सिक्के की मांग की। योरेन ने उनकी दरांतियों पर नजर डाली और उन्हें कुछ तांबे के सिक्के फेंके। एक समय था जब डोर्न से विंटरफेल तक काले कपड़े पहने एक आदमी का भोज किया जाता था
और यहां तक कि उच्च प्रभुओं ने भी उसे अपनी छतों के नीचे आश्रय देना सम्मान की बात मानी। उसने कड़वाहट से कहा, अब तुम जैसे लालची लोग कीड़े वाले सेब के एक निवाले के लिए कठोर सिक्के चाहते हैं। उसने थूका, यह स्वीट कॉर्न है, तुम जैसे बदबूदार बूढ़े काले पक्षी से बेहतर है। उनमें से एक ने कठोरता से उत्तर दिया, अब तुम हमारे खेत से बाहर निकल जाओ और इन छुरेबाजों और छुरा घोंपने वालों को अपने साथ ले जाओ, नहीं तो हम तुम्हें मकई में गाड़ देंगे ताकि दूसरे कौवे डर जाएं। उन्होंने उस रात भूसी में स्वीट कॉर्न को भून लिया, लंबी कांटेदार छड़ियों से कानों को मोड़ा और इसे भुट्टे से ही गर्मागर्म खा लिया। आर्या को लगा कि इसका स्वाद लाजवाब है, लेकिन योरेन खाने के लिए बहुत गुस्से में था। एक बादल उसके ऊपर मंडरा रहा था, जो उसके लबादे की तरह फटा हुआ और काला था। वह बेचैनी से शिविर में इधर उधर घूमता रहा, खुद से ही बड़बड़ाता रहा। अगले दिन कोस योरेन को आगे एक शिविर के बारे में चेतावनी देने के लिए दौड़ता हुआ आया। 20 या 30 आदमी, मेल और हाफ हेल्म में, उसने कहा। उनमें से कुछ बुरी तरह से घायल हो गए हैं और एक मर रहा है उसकी आवाज से। वह जो शोर मचा रहा था उससे मैं बिल्कुल करीब पहुंच गया। उनके पास भाले और ढाल थे, लेकिन केवल एक घोड़ा था और वह भी लंगड़ा। मुझे लगता है कि वे वहां कुछ समय से हैं, जगह की बदबू से। एक बैनर देखा, मिट्टी के भूरे रंग के मैदान पर पीले और काले रंग का धब्बेदार ट्री कैट। योरेन ने एक खट्टे पत्ते को अपने मुंह में मोड़ा और चबाया। नहीं कह सकता, उसने स्वीकार किया। एक तरफ हो सकता है, दूसरी तरफ भी हो सकता है। अगर उन्हें इतनी बुरी तरह से चोट लगी है तो वे शायद हमारे घोड़ों को ले लेंगे, चाहे वे कोई भी हो सकता है कि वे उससे ज्यादा ले लें। मुझे विश्वास है कि हम उनके चारों ओर व्यापक रूप से जाएंगे। इससे उन्हें अपने रास्ते से कई मील दूर जाना पड़ा और कम से कम 2 दिन का खर्च आया, लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि यह कीमत के हिसाब से सस्ता था। आपके पास दीवार पर पर्याप्त समय होगा, आपके जीवन का बाकी हिस्सा संभवतः। मुझे लगता है कि वहां पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है। आर्य ने देखा कि जब वे फिर से उत्तर की ओर मुड़े तो लोग खेतों की रखवाली कर रहे थे। अक्सर वे सड़क के किनारे चुपचाप खड़े रहते थे, जो कोई भी गुजरता उसे ठंडी निगाह से देखते थे। अन्य जगहों पर वे घोड़ों पर गश्त करते थे, अपनी काठी पर कुल्हाड़ियों को बांधे हुए बाड़ की रेखाओं पर सवार होते थे। एक स्थान पर उसने एक आदमी को एक सूखे पेड़ पर बैठे देखा, जिसके हाथ में एक धनुष था और उसके बगल में शाखा से एक तरकश लटका हुआ था। जिस क्षण उसने उन्हें देखा, उसने अपने धनुष की डोरी पर एक तीर लगाया। वह वॉच के लिए चिल्लाएगा, वह करेगा। एक दिन बाद डोबर ने शाम के आसमान में एक लाल चमक देखी। या तो यह सड़क गई और फिर मुड़ गई, या सूरज उत्तर में डूब रहा है। बेहतर नजारा पाने के लिए योरेन एक चढ़ाई पर चढ़ गया। आग, उसने घोषणा की। उसने अंगूठा चाटा और उसे ऊपर उठाया। हवा इसे हमसे दूर उड़ा देगी, फिर भी देखना बाकी है। और उन्होंने इसे देखा। जैसे जैसे दुनिया में अंधेरा छाने लगा, आग तेज और तेज होती गई, जब तक कि ऐसा लगने लगा कि पूरा उत्तर जल रहा है। समय समय पर वे धुएं की गंध भी ले सकते थे, हालांकि हवा स्थिर थी और लपटें कभी करीब नहीं आईं। भोर होने तक आग अपने आप बुझ गई थी, लेकिन उनमें से कोई भी उस रात ठीक से नहीं सोया। जले हुए और कटे हुए जानवरों की लाशें जमीन पर बिखरी हुई थीं, सड़े हुए कौओं की जिंदा चादरों के नीचे, जो हिलाए जाने पर उग्र रूप से कांव कांव करते हुए ऊपर उठते थे। होल्डफास्ट के अंदर से अभी भी धुआं निकल रहा था। इसकी लकड़ी की बाड़ दूर से मजबूत दिख रही थी, लेकिन वह पर्याप्त मजबूत साबित नहीं हुई थी। अपने घोड़े पर सवार होकर गाड़ियों के सामने से निकलते हुए आर्या ने दीवारों के ऊपर नुकीले खंभों पर जले हुए शवों को देखा, अपने हाथों को अपने चेहरों के सामने कसकर ऊपर उठाए हुए, मानो उन लपटों से लड़ना चाहते हों जिन्होंने उन्हें भस्म कर दिया था। जब वे अभी कुछ दूरी पर थे, तब योरेन ने रुकने का आदेश दिया और आर्य और अन्य लड़कों से वैगनों की रखवाली करने के लिए कहा, जबकि वह और मर्च और कटजैक पैदल अंदर गए। जब वे टूटे हुए गेट से चढ़े तो दीवारों के अंदर से कौओं का झुंड निकला और अपने वैगनों में बंद कौओं ने क्वार्क और कर्कश चीखों के साथ उन्हें बुलाया। क्या हमें उनके पीछे अंदर जाना चाहिए? आर्य ने जेंड्री से पूछा, जब योरेन और अन्य काफी देर तक चले गए थे। योरेन ने कहा,
रुको। जेनरी की आवाज खोखली लग रही थी। जब आर्या ने मुड़कर देखा तो उसने देखा कि वह अपना हेलमेट पहने हुए था, जो पूरी तरह चमकदार स्टील और बड़े घुमावदार सींगों वाला था। कम थी और वह हर समय रोती रहती थी, एक कराहती हुई आवाज, जैसे उसके गले में कुछ फंस गया हो। या तो वह असड्या वह अभी तक बात नहीं कर सकती थी, या वह भूल गई थी कि कैसे बोलना है। महिला का दाहिना हाथ उसकी कोहनी पर खून से लथपथ हो गया था और उसकी आंखें कुछ भी नहीं देख पा रही थीं। तब भी जब वह सीधे उस पर देख रही थी, वह बात करती थी, लेकिन वह केवल एक ही बात कहती थी, कृपया। वह बार बार चिल्लाती थी, कृपया कृपया। रॉड्स को लगा कि यह मजेदार है। वह अपने चेहरे के छेद से हंसा जहां उसकी नाक थी, और बिटर भी हंसने लगा, जब तक कि मर्च ने उन्हें शाप नहीं दिया और उन्हें चुप रहने के लिए कहा। योरेन ने उन्हें महिला के लिए एक वैगन के पीछे ही बूझ-सी जगह तय करने को कहा। और जल्दी करो, उसने कहा। अंधेरा हो गया, यहां भेड़िए होंगे, और इससे भी बुरा। मुझे डर लग रहा है, हॉट पाई ने बड़बड़ाया जब उसने एक हाथ वाली महिला को वैगन में छटपटाते देखा। मुझे भी, आर्य ने कबूल किया। उसने उसका कंधा दबाया। मैंने कभी किसी लड़के को सच में नहीं मारा एरी, मैंने बस अपनी मम्मी की पाई बेची, बस इतना ही। आर्या ने अपनी हिम्मत के मुताबिक गाड़ियों के आगे आगे सवारी की, ताकि उसे छोटी लड़की के रोने की आवाज न सुननी पड़े या महिला की फुसफुसाहट न सुननी पड़े। कृपया। उसे ओल्ड नान द्वारा सुनाई गई एक कहानी याद आई, जिसमें एक आदमी को दुष्ट दिग्गजों ने एक अंधेरे महल में कैद कर लिया था। वह बहुत बहादुर और चतुर था और उसने दिग्गजों को धोखा दिया और भाग निकला। लेकिन जैसे ही वह महल के बाहर निकला, दूसरे उसे ले गए और उसका गर्म लाल खून पी गए। अब वह जानती थी कि उसे कैसा महसूस हुआ होगा। एक हाथ वाली महिला शाम को मर गई। जेंड्री और कटजैक ने एक पहाड़ी पर एक रोते हुए विलो के नीचे उसकी कब्र खोदी। जब हवा चली तो आर्या को लगा कि वह लंबी शाखाओं को फुसफुसाते हुए सुन सकती है, कृपया कृपया कृपया। उसकी गर्दन के पीछे के छोटे बाल खड़े हो गए और वह लगभग कब्र से भाग गई। आज रात आग नहीं जलाई जाएगी, योरेन ने उनसे कहा। रात के खाने में कोस द्वारा पाई गई मुट्ठी भर जंगली मूली, एक कप सूखी फलियां, पास के नाले का पानी था। पानी का स्वाद अजीब था और लोमी ने उन्हें बताया कि यह ऊपर की ओर कहीं सड़ रहे शवों का स्वाद था। अगर बूढ़े रेसेन ने उन्हें अलग नहीं किया होता तो हॉट पाई उसे मार देती। आर्या ने बहुत ज्यादा पानी पी लिया, बस अपना पेट भरने के लिए। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह सो पाएगी, फिर भी किसी तरह वह सो गई। जब वह जागी तो चारों ओर अंधेरा था और उसका मूत्राशय फटने के कगार पर था। उसके चारों ओर सोने वाले लोग कंबल और लबादे में लिपटे हुए थे। आर्या ने नीडल को पाया, खड़ी हुई, सुनने लगी। उसने एक संतरी के नरम कदमों की आवाज सुनी, बेचैन नींद में करवटें बदलते लोग, रॉड्स की खर्राटे भरी खर्राटे और बिटर की अजीब सी फुफकार की आवाज जो वह सोते समय करता था। एक अलग वैगन से पत्थर पर स्टील की स्थिर लयबद्ध खरोंच की आवाज आई, सोच जाई। जब योरेन बैठा हुआ खट्टे पत्ते चबा रहा था और अपनी तलवार की धार को तेज कर रहा था। हॉट पाई पहरे पर मौजूद लड़कों में से एक था। तुम कहां जा रहे हो? उसने पूछा जब उसने आर्या को पेड़ों की ओर जाते देखा। आर्या ने जंगल की ओर अस्पष्ट रूप से हाथ हिलाया। नहीं, तुम नहीं जा रहे हो, हॉट पाई ने कहा। अब वह फिर से साहसी हो गया था क्योंकि उसकी बेल्ट पर एक तलवार थी। भले ही वह सिर्फ एक छोटी तलवार थी और वह इसे एक क्लीवर की तरह संभालता था। बूढ़े आदमी ने कहा कि आज रात सभी को पास रहना चाहिए। मुझे पानी बनाने की जरूरत है, आर्या ने समझाया। ठीक है, वहीं उस पेड़ का उपयोग करो, उसने इशारा किया। तुम्हें नहीं पता कि वहां क्या है आर्य। मैंने पहले भेड़ियों की आवाज सुनी है। योरेन को यह पसंद नहीं आएगा अगर वह उससे लड़े। उसने डरने की कोशिश की। भेड़िए? सच में? मैंने सुना, उसने उसे आश्वस्त किया। मुझे नहीं लगता कि मुझे जाने की जरूरत है। वह अपने कंबल में वापस चली गई और सोने का नाटक करने लगी जब तक कि उसने हॉट पाई के कदमों की आवाज नहीं सुनी। फिर वह पलटी और शिविर के दूसरी तरफ जंगल में चली गई, एक छाया की तरह चुपचाप। इस तरफ भी संतरी थे, लेकिन आर्य को उनसे बचने में कोई परेशानी नहीं हुई। बस सुनिश्चित करने के लिए वह हमेशा की तरह दोगुनी दूरी तक गई।
जब उसे यकीन हो गया कि आसपास कोई नहीं है, तो उसने अपनी पैंट उतारी और अपना काम करने के लिए बैठ गई। वह पानी बना रही थी, उसके कपड़े उसके टखनों में उलझे हुए थे। जब उसने पेड़ों के नीचे से सरसराहट सुनी, हॉट पाई, उसने घबराहट में सोचा, वह मेरा पीछा कर रहा है। फिर उसने लकड़ी से चमकती हुई आंखें देखीं, जो परावर्तित चांदनी से चमक रही थीं। उसने अपने पेट को कस लिया और नीडल को पकड़ लिया, इस बात की परवाह किए बिना कि वह पेशाब कर रही है। आंखें गिन रही थी, 2, 4, 8, 12, एक पूरा झुंड। उनमें से एक पेड़ों के नीचे से बाहर आया। उसने उसे घूरा और अपने दांत दिखाए, और वह बस यही सोच पा रही थी कि वह कितनी मूर्ख थी। और अगली सुबह थाने देश बाद जब वे उसका आधा खाया हुआ शरीर पाएंगे तो हॉट पाई कितना खुश होगी। लेकिन भेड़िया मुड़ा और अंधेरे में वापस भाग गया, और इतनी जल्दी आंखें चली गईं। कांपते हुए उसने खुद को साफ किया और फीते बांधे, और दूर से आ रही खरोंचने की आवाज का पीछा करते हुए वापस कैंप और योरेन के पास पहुंची। आर्या उसके बगल में वैगन में चढ़ गई, कांप उठी। भेड़िए, उसने कर्कश स्वर में फुसफुसाया। जंगल में? हां, वे होंगे। उसने उसकी तरफ कभी नहीं देखा। उन्होंने मुझे डरा दिया। क्या उन्होंने? उसने थूका। मुझे लगता है कि तुम्हारे जैसे भेड़ियों के शौकीन थे। निमेरिया एक भयानक भेड़िया था। आर्या ने खुद को गले लगा लिया। यह अलग बात है। वैसे भी वह चली गई। जॉरी और मैंने उस पर तब तक पत्थर फेंके जब तक वह भाग नहीं गई, वरना रानी उसे मार देती। इस बारे में बात करना उसे दुखी करता था। मुझे यकीन है कि अगर वह शहर में होती तो वह उन्हें पिता का सिर काटने नहीं देती। अनाथ लड़कों के कोई पिता नहीं होते, योरेन ने कहा। या तुम भूल गए? खट्टे पत्ते ने अपना थूक लाल कर लिया था, इसलिए ऐसा लग रहा था कि उसके मुंह से खून बह रहा था। हमें केवल उन भेड़ियों से डरना चाहिए जो मनुष्य की खाल पहनते हैं, जैसे कि उस गांव के लिए। काश मैं घर होती, उसने दुखी होकर कहा। उसने बहादुर बनने की बहुत कोशिश की, एक वोल्वरिन की तरह भयंकर बनने की और सब कुछ, लेकिन कभी कभी उसे लगता था कि वह आखिरकार एक छोटी लड़की ही है। काले भाई ने गाड़ी में गठरी से एक ताजा खट्टे पत्ते को छीला और उसे अपने मुंह में ठूंस लिया। शायद मुझे तुम्हें वहीं छोड़ देना चाहिए था जहां मैंने तुम्हें पाया था बेटा। तुम सभी, मुझे लगता है कि शहर में सुरक्षित है। मुझे परवाह नहीं है, मैं घर जाना चाहता हूं। 30 साल से दीवार पर लोगों को ला रहा हूं। योरेन के होठों पर झाग चमक रहा था, खून के बुलबुले की तरह। उस पूरे समय में मैंने केवल 3 को खोया। बूढ़ा आदमी बुखार से मर गया, शहर का लड़का शौच करते समय सांप के डसने से मर गया, और एक मूर्ख ने मुझे नींद में मार डालने की कोशिश की और अपनी परेशानी के लिए लाल मुस्कुराहट पाई। उसने उसे दिखाने के लिए तलवार को अपने गले के पार खींचा। 30 साल में 3। उसने पुराना खट्टा पत्ता थूक दिया। अब जहाज से जाना शायद समझदारी भरा होता। रास्ते में और आदमी मिलने की कोई संभावना नहीं, लेकिन फिर भी चतुर आदमी वह जहाज से जाता। लेकिन मैं 30 साल से इस राजा के रास्ते पर चल रहा हूं। उसने अपनी तलवार म्यान में रख ली। सो जा लड़के, मेरी बात सुन रही हो? उसने कोशिश की। फिर भी जब वह अपने पतले कंबल के नीचे लेटी थी, वह भेड़ियों को चिल्लाते हुए सुन सकती थी। और एक और आवाज, कमजोर, हवा में फुसफुसाहट से अधिक नहीं, जो चीखें हो सकती थीं। दावोस सुबह की हवा, यहां तक कि अजनबी भी, जिसे इंसान से ज्यादा जानवर जैसा दिखने के लिए तराशा गया है। पुरानी सूखी लकड़ी और पेंट और वार्निश की अनगिनत परतें भयंकर भूखी रोशनी से धधक रही थीं। ठंडी हवा में गर्मी झिलमिलाती हुई उठी। पीछे महल की दीवारों पर गॉर्गोयल और पत्थर के ड्रैगन धुंधले लग रहे थे, जैसे डेवोस उन्हें आंसुओं के पर्दे के पीछे से देख रहा हो, या जैसे कि जानवर कांप रहे हों, हिल रहे हों। एक बुरी बात, एलार्ड ने घोषणा की, हालांकि कम से कम उसे अपनी आवाज धीमी रखने की समझ थी। डेल ने सहमति में बड़बड़ाया। चुप रहो, डेवोस ने कहा। याद रखो कि तुम कहां हो। उसके बेटे अच्छे आदमी थे, लेकिन युवा थे, और एलार्ड खास तौर पर जल्दबाज था। अगर मैं तस्कर बना रहता तो एलार्ड दीवार पर खत्म हो जाता। स्टैनिस ने उसे उस अंत से बचा लिया, कुछ और, जिसके लिए मैं उसका एहसानमंद हूं। 7 को जलाने के गवाह बनने के लिए सैकड़ों लोग महल के दरवाजे पर आए थे।
हवा में बदबू बदसूरत थी। सैनिकों के लिए भी देवताओं के इस तरह के अपमान पर असहज महसूस न करना मुश्किल था, जिनकी पूजा अधिकांश ने अपने पूरे जीवन में की थी। लाल महिला ने 3 बार आग के चारों ओर चक्कर लगाया, एक बार अशाई की भाषा में, एक बार हाई वैलेरियन में और एक बार आम भाषा में प्रार्थना की। डेवोस ने केवल अंतिम बात समझी। आरहलर, हमारे अंधेरे में हमारे पास आओ, उसने पुकारा। प्रकाश के भगवान, हम आपको ये झूठे देवता, ये 7 जो एक हैं और वह दुश्मन हैं, अर्पित करते हैं। उन्हें ले लो और हम पर अपना प्रकाश डालो, क्योंकि रात अंधेरी और भयावह है। रानी सेलिस ने शब्दों को दोहराया। उसके बगल में स्टैनिस भावशून्य होकर देख रहा था। उसकी कटी हुई दाढ़ी की नीली काली छाया के नीचे कि उसका जबड़ा पत्थर की तरह सख्त था। उसने अपनी आदत से ज्यादा शानदार कपड़े पहने थे, जैसे कि सेप्ट के लिए। ड्रैगनस्टोन का सेप्ट वह जगह थी जहां एगॉन द कॉन्करर ने नौकायन से पहले रात को प्रार्थना करने के लिए घुटने टेके थे। इससे वह रानी के आदमियों से नहीं बच पाया था। उन्होंने वेदियों को पलट दिया था, मूर्तियों को नीचे गिरा दिया था और वारहैमर से सना हुआ कांच तोड़ दिया था। सेप्टन बैरे केवल उन्हें शाप दे सकता था, लेकिन सर हबर्ड रामबटन अपने 3 बेटों को अपने देवताओं की रक्षा के लिए सेप्ट में ले गया। रामबटन ने रानी के 4 आदमियों को मार डाला था, इससे पहले कि अन्य उन्हें हरा देते। बाद में गनसर सनग्लास, सबसे सौम्य और सबसे पवित्र लॉर्ड्स ने स्टैनिस से कहा कि वह अब अपने दावे का समर्थन नहीं कर सकता। अब वह सेप्टन और सर हबर्ड के 2 जीवित बेटों के साथ एक तपती हुई कोठरी में रहता था। दूसरे लॉर्ड्स ने भी सबक लेने में देर नहीं की। तस्कर डेवोस के लिए देवताओं का कभी कोई खास मतलब नहीं था। हालांकि ज्यादातर लोगों की तरह वह भी युद्ध से पहले योद्धा को, जहाज लॉन्च करने पर स्मिथ को, और जब भी उसकी पत्नी गर्भवती होती थी तो मां को प्रसाद चढ़ाने के लिए जाना जाता था। उन्हें जलते हुए देखकर उसे बुरा लगता था, और सिर्फ धुएं से ही नहीं। मास्टर क्रेसन ने इसे रोक दिया होता। बूढ़े आदमी ने प्रकाश के भगवान को चुनौती दी थी और अपनी अधर्मिता के लिए मारा गया था, या ऐसा गपशप करने वालों ने एक दूसरे से कहा था। डेवोस सच्चाई जानता था। उसने मास्टर को शराब के प्याले में कुछ डालते देखा था। जहर, और क्या हो सकता था। उसने मेलिसेंड्रे से स्टैनिस को मुक्त करने के लिए मौत का प्याला पी लिया, लेकिन किसी तरह उसके भगवान ने उसे बचा लिया। वह खुशी खुशी उस लाल औरत को मार देता, लेकिन उसके पास क्या मौका था जहां गढ़ का मास्टर विफल हो गया था। वह सिर्फ एक तस्कर था, फली बॉटम का डेवोस, प्याज का शूरवीर। जलते हुए देवता एक सुंदर प्रकाश बिखेर रहे थे, जो लाल, नारंगी और पीले रंग की बदलती लौ के अपने वस्त्रों में लिपटे हुए थे। सेप्टन बैरे ने एक बार डेवोस को बताया था कि कैसे उन्हें उन जहाजों के मस्तूलों से उकेरा गया था जो वैलेरिया से पहले टारगैरियन को ले गए थे। सदियों से उन्हें रंगा और फिर से रंगा गया था। सोने का पानी चढ़ाया गया था, हानि था, चांदी से मढ़ा गया था, रत्न जड़े गए थे। उनकी सुंदरता उन्हें आरहलर के लिए और अधिक आकर्षक बना देगी, मेलिसेंड्रे ने कहा, जब उसने स्टैनिस से उन्हें नीचे खींचने और महल के द्वार से बाहर खींचने के लिए कहा। युवती योद्धा के सामने लेट गई। उसकी बाहें फैली हुई थीं, जैसे कि उसे गले लगाने के लिए। मां लगभग कांप उठी, क्योंकि लपटें उसके चेहरे को चाट रही थीं। एक लंबी तलवार उसके दिल में घुस गई थी और उसकी चमड़े की पकड़ ज्वाला से जीवित थी। पिता नीचे था, सबसे पहले गिरने वाला। डेवोस ने अजनबी के हाथ को ऐंठते और मुड़ते हुए देखा, क्योंकि उंगलियां काली हो गईं और एक एक करके गिर गईं, बहुत अधिक चमकते हुए कोयले में बदल गईं। पास ही लॉर्ड सेल्टिगर ने खांसते हुए अपना झुर्रीदार चेहरा लाल केकड़ों में कढ़ाई किए हुए लिनन के एक वर्ग से ढक लिया। आग की गर्मी का आनंद लेते हुए मेयरमैन ने चुटकुले सुनाए, लेकिन युवा लॉर्ड बार एमन का रंग धब्बेदार ग्रे हो गया था और लॉर्ड वेलारियन आग की लपटों के बजाय राजा को देख रहा था। डेवोस ने यह जानने के लिए बहुत कुछ दिया होगा कि वह क्या सोच रहा था, लेकिन वेलारियन जैसा कोई व्यक्ति कभी भी उस पर भरोसा नहीं करेगा। ज्वार के स्वामी प्राचीन वेलेरिया के खून के थे और उनके घराने ने 3 बार टारगेरियन राजकुमारों के लिए दुल्हनें प्रदान की थी। डेवोस सीवर्थ में मछली और प्याज की बदबू आती थी। अन्य प्रभुओं के साथ भी ऐसा ही था। वह उनमें से किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता था।
न ही वे उसे कभी अपनी निजी परिषदों में शामिल करते थे। उन्होंने उसके बेटों का भी तिरस्कार किया। हालांकि मेरे पोते उनके साथ युद्ध करेंगे और एक दिन उनका खून मेरे साथ विवाह कर सकता है। समय के साथ मेरा छोटा काला जहाज वेलारियन के समुद्री घोड़े या सेल्टिगर के लाल केकड़ों जितना ऊंचा उड़ेगा। यानी अगर स्टैनिस ने अपना सिंहासन जीत लिया, अगर वह हार गया, मैं जो कुछ भी हूं उसका श्रेय मैं उसे देता हूं। स्टैनिस ने उसे नाइटहुड तक पहुंचाया था। उसने उसे अपनी मेज पर सम्मान का स्थान दिया था। तस्कर की नाव के स्थान पर एक युद्ध गैली। डेल और एलार्ड ने गैली की कप्तानी भी की। मैरिक फ्यूरी पर नाविक था। मैथोस ने ब्लैक बेथा पर अपने पिता की सेवा की और राजा ने देवन को शाही सहायक के रूप में लिया था। एक दिन उसे नाइट की उपाधि दी जाएगी और दोनों छोटे लड़कों को भी। मैरी केप रैथ पर एक छोटे से किले की मालकिन थी, जहां नौकर उसे मालकिन कहते थे, और डेवोस अपने जंगल में लाल हिरण का शिकार कर सकता था। स्टैनिस बैराथियोन से उसे यह सब मिला, कुछ उंगलियों के जोड़ों की कीमत पर। यह ठीक था। उसने मेरे साथ क्या किया? मैंने अपने पूरे जीवन में राजा के कानूनों का उल्लंघन किया था। उसने मेरी वफादारी अर्जित की है। डेवोस ने अपनी गर्दन के चारों ओर चमड़े के पट्टे से लटकी हुई छोटी थैली को छुआ। उसकी उंगलियां उसकी किस्मत थीं और उसे अब किस्मत की जरूरत थी, जैसा कि हम सभी को होती है। सबसे ज्यादा लॉर्ड स्टैनिस। धूसर आकाश में पीली लपटें उठ रही थीं। काला धुआं उठ रहा था, मुड़ रहा था और कर्ल कर रहा था। जब हवा ने इसे उनकी ओर धकेला तो लोगों ने पलकें झपकाईं और रोए और अपनी आंखें रगड़ी। एलार्ड ने अपना सिर दूसरी ओर घुमाया, खांसते हुए और गालियां देते हुए। डेवोस ने सोचा कि आने वाली चीजों का स्वाद इस युद्ध के खत्म होने से पहले कई और जल जाएंगे। मेलिसेंड्रे ने लाल साटन और खून से लथपथ मखमली कपड़े पहने हुए थे। उसकी आंखें उस बड़े माणिक की तरह लाल थीं जो उसके गले पर चमक रहा था, जैसे कि वह भी आग में जल रहा हो। अशाई की प्राचीन पुस्तकों में लिखा है कि एक लंबी गर्मी के बाद एक दिन आएगा जब सितारों से खून बहेगा और अंधेरे की ठंडी सांस दुनिया पर भारी पड़ेगी। इस भयानक घड़ी में एक योद्धा आग से जलती हुई तलवार निकालेगा, और वह तलवार लाइटब्रिंगर होगी, नायकों की लाल तलवार, और जो इसे पकड़ेगा वह अज़ोर अहाई फिर से आएगा और अंधेरा उसके सामने भाग जाएगा। उसने अपनी आवाज ऊंची की ताकि वह एकत्रित मेजबान तक पहुंच सके। अज़ोर अहाई आर हलर का प्रिय, प्रकाश का योद्धा, आग का पुत्र, आगे आओ, तुम्हारी तलवार तुम्हारा इंतजार कर रही है। आगे आओ और इसे अपने हाथ में लो। स्टैनिस बैराथियोन युद्ध में जाने वाले सैनिक की तरह आगे बढ़ा। उसके अनुचर उसके साथ खड़े हो गए। डेवोस ने देखा कि उसके बेटे देवन ने राजा के दाहिने हाथ पर एक लंबा गद्देदार दस्ताना पहना हुआ था। लड़के ने क्रीम रंग का डबलट पहना हुआ था, जिसके सीने पर एक ज्वलंत हृदय सिल दिया हुआ था। ब्रायन फेरिंग भी इसी तरह के कपड़े पहने हुए थे। उन्होंने महामहिम के गले में चमड़े की एक सख्त टोपी बांधी हुई थी। पीछे दावोस ने घंटियों की हल्की खनक और खनक सुनी। समुद्र के नीचे धुआं बुलबुलों में उठता है और लपटें हरे, नीले और काले रंग की जलती हैं। पैचफेस ने कहीं गाया, मुझे पता है, मुझे पता है, ओह ओह ओह। राजा ने आग में अपने दांत भींचे हुए चमड़े के लबादे को अपने सामने पकड़े हुए आग में छलांग लगा दी ताकि आग की लपटों से बचा जा सके। वह सीधे मदर के पास गया, अपने दस्ताने वाले हाथ से तलवार को पकड़ा और एक ही जोरदार झटके से उसे जलती हुई लकड़ी से अलग कर दिया। फिर वह पीछे हट गया। तलवार ऊंची उठी हुई थी। चेरी लाल स्टील के चारों ओर जेड हरे रंग की लपटें घूम रही थीं। राजा के कपड़ों से चिपके अंगारों को पीटने के लिए पहरेदार दौड़े। आग की तलवार, रानी सेलिस चिल्लाई। सर एक्सेल फ्लोरेंट और रानी के दूसरे आदमियों ने भी चिल्लाना शुरू कर दिया। आग की तलवार, यह जलती है, यह जलती है, आग की तलवार। मेलिसेंड्रे ने अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर उठाया। देखो, एक संकेत का वादा किया गया था और अब एक संकेत दिखाई दे रहा है। प्रकाश लाने वाले को देखो, अज़ोर अहाई फिर से आया है। प्रकाश के योद्धा की जय हो, अग्नि के पुत्र की जय हो। जैसे ही स्टैनिस का दस्ताना सुलगने लगा, चिल्लाहट की एक तीव्र लहर ने जवाब दिया। शाप देते हुए
राजा ने तलवार की नोक को नम धरती में घुसा दिया और अपने पैर पर आग की लपटों को मारा। भगवान, हम पर अपना प्रकाश डालो, मेलिसेंड्रे ने पुकारा, क्योंकि रात अंधेरी और भयावह है। सेलिस और उसकी रानी के आदमियों ने वह ने उत्तर दिया। क्या मुझे भी ये शब्द बोलने चाहिए? डेवोस ने सोचा। क्या मैं स्टैनिस का इतना ऋणी हूं? क्या यह ज्वलंत देवता वास्तव में उसका अपना है? उसकी छोटी उंगलियां फड़कने लगी। स्टैनिस ने दस्ताने को छीलकर जमीन पर गिरा दिया। मेलिसेंड्रे ने अशाई की भाषा में गाया। उसकी आवाज समुद्र की लहरों की तरह उठती गिरती थी। स्टैनिस ने अपनी जली हुई चमड़े की टोपी खोली और चुपचाप सुनता रहा। जमीन में धंसा हुआ लाइटब्रिंगर अभी भी लाल गर्म चमक रहा था, लेकिन तलवार से चिपकी हुई लपटें कम होती जा रही थीं और बुझ रही थी। जब तक गाना खत्म हुआ, देवताओं के पास सिर्फ 4 लकड़ी बची थी और राजा का धैर्य जवाब दे चुका था। उसने रानी को कोहनी से पकड़ा और उसे ड्रैगन स्टोन में वापस ले गया। लाइटब्रिंगर को वहीं छोड़ दिया जहां वह खड़ा था। लाल महिला एक पल के लिए देखने के लिए रुकी रही, जब देवन ने बायरन फॉरिंग के साथ घुटने टेके और जली हुई और काली हो चुकी तलवार को राजा के चमड़े के लबादे में लपेटा। डेवोस ने सोचा कि नायकों की लाल तलवार एक पूरी तरह से गड़बड़ लग रही है। कुछ लॉर्ड्स आग के ऊपर हवा के झोंके में शांत आवाज में बात करने के लिए रुके। जब उन्होंने डेवोस को उनकी ओर देखते देखा तो वे चुप हो गए। अगर स्टैनिस गिर गया तो वे मुझे एक पल में नीचे खींच लेंगे। न ही उसे रानी के आदमियों में गिना जाता था। महत्वाकांक्षी शूरवीरों और छोटे मोटे सरदारों के उस समूह में जिन्होंने खुद को प्रकाश के इस भगवान के हवाले कर दिया था, और इस तरह लेडी नहीं, रानी, याद है, सेलिस का अनुग्रह और संरक्षण प्राप्त किया था। जब मेलिसेंड्रे और उसके साथी कीमती तलवार लेकर चले गए, तब तक आग कम होने लगी थी। डेवोस और उसके बेटे भीड़ में शामिल हो गए और किनारे और प्रतीक्षारत जहाजों की ओर बढ़ गए। देवन ने खुद को अच्छी तरह से बरी कर लिया, उन्होंने जाते समय कहा। उसने दस्ताने को बिना गिराए ही उठा लिया। हां, डेल ने कहा। एलार्ड ने सिर हिलाया। देवन के डबलट पर वह बिल्ला, उग्र हृदय, वह क्या था? बैराथियन सिगिल एक मुकुटधारी हिरण है। एक स्वामी एक से अधिक बिल्ला चुन सकता है, डेवोस ने कहा। डेल मुस्कुराया। एक काला जहाज और एक प्याज, पिताजी। एलार्ड ने एक पत्थर पर लात मारी। अन्य लोग हमारा प्याज ले जाते हैं और वह ज्वलंत हृदय, साथ को जलाना एक बुरी बात थी। तुम इतने भक्त कब हो गए? डेवोस ने कहा। एक तस्कर का बेटा देवताओं के कार्यों के बारे में क्या जानता है? मैं एक शूरवीर का बेटा हूं, पिताजी। अगर आपको याद नहीं रहेगा तो उन्हें क्यों रखना चाहिए? एक शूरवीर का बेटा, लेकिन शूरवीर नहीं, डेवोस ने कहा। और न ही तुम कभी शूरवीर होगे अगर तुम उन मामलों में दखल देते हो जो तुमसे संबंधित नहीं है। स्टैनिस हमारा असली राजा है, हमें उससे सवाल नहीं करना चाहिए। हम उसके जहाज चलाते हैं और उसके आदेश का पालन करते हैं, बस इतना ही। उस बारे में पिताजी, डेल ने कहा, मुझे ये पानी के पीपे पसंद नहीं है जो उन्होंने मुझे व्रेत के लिए दिए हैं। हरी चीड़, किसी भी लंबी यात्रा में पानी खराब हो जाएगा। मैंने लेडी मरिया के लिए भी यही लिया, एलार्ड ने कहा। रानी के आदमियों ने सभी अनुभवी लकड़ी पर दावा किया है। मैं इसके बारे में राजा से बात करूंगा, डेवोस ने वादा किया। बेहतर है कि यह एलार्ड से न होकर उससे ही हो। उसके बेटे अच्छे लड़ाके और बेहतर नाविक थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि प्रभुओं से कैसे बात करनी है। वे भी मेरे जैसे ही निम्न कुल के थे, लेकिन वे इसे याद करना पसंद नहीं करते। जब वे हमारे बैनर को देखते हैं तो उन्हें बस एक लंबा काला जहाज हवा में उड़ता हुआ दिखाई देता है। वे प्याज से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। बंदरगाह पर इतनी भीड़ थी जितनी डेवोस ने कभी देखी थी। हर गोदी नाविकों से भरी हुई थी जो भोजन लाद रहे थे, और हर सराय में सैनिक जुआ खेल रहे थे, शराब पी रहे थे या वेश्या की तलाश कर रहे थे। एक व्यर्थ खोज, क्योंकि स्टैनिस ने अपने द्वीप पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं दी थी। जहाज तट पर पंक्तिबद्ध थे, युद्ध के जहाज और मछली पकड़ने के जहाज, मोटे कैरक और मोटे तल वाले कोग। सबसे अच्छी बर्थ सबसे बड़े जहाजों ने ले ली थी। लॉर्ड स्टेफन और स्टैग ऑफ द सी के बीच स्टेनिस का प्रमुख जहाज फ्यूरी, लॉर्ड वेलारियन का चांदी के पतवार वाला प्राइड ऑफ ड्रिफ्टमार्क और उसकी 3 बहनें।
लॉर्ड सेल्टिगर का अलंकृत रेड क्लॉ अपने लंबे लोहे के धनुष के साथ भारी स्वॉर्डफिश, 2 दर्जन छोटे लाइसेन गैलीज के धारीदार पतवारों के बीच लंगर डाले हुए सल्लाधोर सान का महान वेलेरियन समुद्र में बाहर चला गया। पत्थर के घाट के अंत में एक छोटा सा सराय था जहां ब्लैक बेथा, रेत और लेडी मारिया 100 या उससे कम पतवार वाले आधा दर्जन अन्य गैलीज के साथ लंगर डालने की जगह साझा करते थे। डेवोस को प्यास लगी थी। उसने अपने बेटों से विदा ली और सराय की ओर अपने कदम बढ़ाए। सामने कमर तक ऊंचा एक गॉर्गोयल बैठा था जो बारिश और नमक से इतना घिस गया था कि उसकी शक्लें लगभग मिट चुकी थी। हालांकि वह और डेवोस पुराने दोस्त थे। अंदर जाते समय उसने पत्थर के सिर पर थपकी दी। भाग्य, उसने बड़बड़ाया। शोरगुल वाले कॉमन रूम के दूसरी तरफ सल्लाधोर सान लकड़ी के कटोरे से अंगूर खा रहा था। जब उसने डेवोस को देखा तो उसने उसे अपने पास बुलाया। सर नाइट, मेरे साथ बैठो, एक अंगूर खाओ, 2 खाओ, वे बहुत मीठे हैं। लिसेनी एक चिकना मुस्कुराता हुआ आदमी था जिसकी शान शौकत संकरे समुद्र के दोनों किनारों पर मशहूर थी। आज उसने चांदी का चमकता हुआ कपड़ा पहना हुआ था जिसकी आस्तीन इतनी लंबी थी कि उसके सिरे फर्श पर गिर रहे थे। उसके बटन जेड बंदरों की नक्काशीदार थे और उसके पतले सफेद कर्ल के ऊपर मोर के पंखों के पंखे से सजी एक शानदार हरी टोपी थी। डेवोस ने मेजों से होते हुए एक कुर्सी तक अपना रास्ता बनाया। नाइटहुड से पहले के दिनों में उसने अक्सर सल्लाधोर सान से माल खरीदा था। लिसेनी खुद एक तस्कर था, साथ ही एक व्यापारी, एक बैंकर, एक कुख्यात समुद्री डाकू और संकीर्ण समुद्र का स्वयंभू राजकुमार भी था। जब कोई समुद्री डाकू काफी अमीर हो जाता है तो वे उसे राजकुमार बना देते हैं। यह डेवोस ही था जिसने लॉर्ड स्टैनिस के कारण पुराने बदमाश को भर्ती करने के लिए लिस की यात्रा की थी। आपने देवताओं को जलते नहीं देखा मेरे प्रभु? उसने पूछा। लाल पुजारियों का लिस पर एक बड़ा मंदिर है। हमेशा वे इसे और उसे जलाते रहते हैं, अपने आरहलर को पुकारते हैं। वे मुझे अपनी आग से परेशान करते हैं। जल्द ही वे राजा स्टैनिस को भी बोर कर देंगे, ऐसी उम्मीद है। वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं था कि कोई उसे सुन सकता है। अपने अंगूर खा रहा है और बीजों को अपने होंठों पर टपका रहा है, उन्हें उंगली से झाड़ रहा है। मेरा बर्ड ऑन ऑफ 1000 कलर्स कल आया था, अच्छे कर्मचारी। वह एक युद्धपोत नहीं है, नहीं, बल्कि एक व्यापारी है और उसने किंग्स लैंडिंग का दौरा किया। क्या आपको यकीन है कि आपको अंगूर नहीं मिलेगा? शहर में बच्चे भूखे रहते हैं, ऐसा कहा जाता है। उसने दावोस के सामने अंगूर लटकाए और मुस्कुराया। मुझे इसकी जरूरत है। और समाचार? वेस्टरोस के लोग हमेशा जल्दी में रहते हैं, सल्लाधोर सान ने शिकायत की। इससे क्या फायदा है? मैं आपसे पूछता हूं, या यह कि जब शैतान युद्ध की प्राचीर पर उछल कूद करेगा तब हम खुद को मरा हुआ समझकर हंसेंगे? कौन कह सकता है? बौने ने उस बदमाश को भगा दिया है जो सोने के लबादों पर राज करता था और उसकी जगह एक लोहे के हाथ वाले शूरवीर को बिठा दिया है। उसने एक अंगूर तोड़ा और उसे अंगूठे और तर्जनी के बीच तब तक निचोड़ा जब तक कि छिलका फट न जाए। रस उसकी उंगलियों के बीच से बहने लगा। एक सेवारत लड़की ने अपना रास्ता बनाया और गुजरते समय उसे छूने वाले हाथों पर झपट्टा मारा। डेवोस ने एक टैंकर्ड एले का आदेश दिया, सान की ओर मुड़ा और कहा, शहर की कितनी अच्छी तरह से रक्षा की गई है। दूसरे ने कंधे उचका दिए। दीवारें ऊंची और मजबूत हैं, लेकिन उन्हें कौन संभालेगा? वे बिच्छू और स्पिटफायर बना रहे हैं। ओह हाँ, लेकिन सुनहरे लबादे वाले लोग बहुत कम हमें अपने पालों को भरने के लिए हवा प्रदान करें, और आपका राजा कल शाम तक अपने लौह सिंहासन पर बैठ सकता है। हम बौने को रंगीन कपड़े पहना सकते हैं और अपने भालों की नोक से उसके छोटे गालों को चुभोकर उसे हमारे लिए नचा सकते हैं, और शायद आपका अच्छा राजा मुझे एक रात के लिए अपना बिस्तर गर्म करने के लिए सुंदर रानी सेर्सी का उपहार दे। मैं अपनी पत्नियों से बहुत लंबे समय से दूर हूं और सभी उसकी सेवा में हैं। समुद्री डाकू, डेवोस ने कहा, तुम्हारी कोई पत्नियां नहीं हैं, केवल रखैले हैं, और तुम्हें हर दिन और हर जहाज के लिए अच्छी रकम दी गई है। केवल वादों में, सल्लाधोर सान ने दुखी होकर कहा। अच्छा सर, मुझे सोने की चाहत है, कागजों पर लिखे शब्दों की नहीं। उसने एक अंगूर मुंह में डाला।
जब हम किंग्स लैंडिंग में खजाना ले लेंगे तब तुम्हें अपना सोना मिल जाएगा। 7 राज्यों में कोई भी आदमी स्टैनिस बाराथियोन से ज्यादा सम्माननीय नहीं है। वह सिंडाए अपना वचन रखेगा। जब डेवोस बोल रहा था उसने सोचा, यह दुनिया आशा से परे मुड़ गई है। जब निम्न जन्म वाले तस्करों को राजाओं के सम्मान की गारंटी देनी चाहिए। तो उसने कहा और कहा है, और इसलिए मैं कहता हूं, चलो यह काम करते हैं। ये अंगूर भी उस शहर से ज्यादा पके नहीं हो सकते मेरे पुराने दोस्त। सेवा करने वाली लड़की उसकी शराब लेकर लौटी। डेवोस ने उसे एक तांबा दिया। टाइविन लैनिस्टर के बारे में कहा जाता है कि वह एक बड़ी सेना के साथ हेरेनहाल में है, और लॉर्ड रेनली, हाँ युवा भाई, सल्लाधर सान ने कहा, वह हिस्सा इतना अच्छा नहीं है मेरे दोस्त। राजा रेनली को खुद को सक्रिय किया। नहीं, वह यहां है लॉर्ड रेनली, क्षमा करें। इतने सारे राजा। मेरी जीभ शब्द से थक गई है। भाई रेनली अपनी सुंदर युवा रानी, अपने फूलदार स्वामियों और चमकदार शूरवीरों और पैदल सेना की एक शक्तिशाली सेना के साथ हाई गार्डन से निकल गया है। वह आपके गुलाबों की सड़क पर उसी महान शहर की ओर मार्च करता है जिसकी हम बात कर रहे थे। वह अपनी दुल्हन को ले जाता है। दूसरे ने कंधे उचका दिए। उसने मुझे नहीं बताया कि क्यों। शायद वह उसकी जांघों के बीच के गर्म बिल को एक रात के लिए भी छोड़ने से कतराता। क्या आपको लगता है कि अगर मैं बालों की कमीज पहनूं और कभी मुस्कुराऊं नहीं तो वह मुझे ज्यादा पसंद करेंगे? खैर, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं एक ईमानदार आदमी हूं। उन्हें मुझे रेशम और समाइट में सहना होगा, वरना मैं अपने जहाजों को वहां ले जाऊंगा जहां मुझे बेहतर प्यार किया जाता है। वह तलवार लाइटरब्रिंगर नहीं थी मेरे दोस्त। विषय में अचानक बदलाव से डेवोस असहज हो गया। तलवार? आग से निकाली गई तलवार। हाँ, लोग मुझे बातें बताते हैं। यह मेरी सुखद मुस्कान है। एक जली हुई तलवार स्टैनिस के लिए कैसे काम आएगी? एक जलती हुई तलवार, डेवोस ने सुधार किया। जली हुई, सल्लाधर सान ने कहा, और उस पर खुश रहो मेरे दोस्त। क्या आप लाइट ब्रिंगर के निर्माण की कहानी जानते हैं? मैं आपको यह बताऊंगा। यह वह समय था जब दुनिया पर अंधकार भारी पड़ रहा था। गर्म करो, हथौड़ा मारो और मोड़ो। गर्म करो, हथौड़ा मारो और मोड़ो। ओह हां, जब तक तलवार तैयार नहीं हो गई। फिर भी जब उसने स्टील को कठोर करने के लिए इसे पानी में डुबोया तो यह फट गई। एक नायक होने के नाते उसके लिए यह नहीं था कि वह कंधे उचकाकर ऐसे बेहतरीन अंगूरों की तलाश में निकल जाए, इसलिए उसने फिर से शुरुआत की। दूसरी बार उसे 50 दिन और 50 रातें लगी, और यह तलवार पहली बार से भी ज्यादा बढ़िया लगी। अजोर अहाई ने एक शेर को पकड़ा और उसे जानवर के लाल दिल में घुसाकर ब्लेड को कठोर बनाया, लेकिन एक बार फिर स्टील टूटकर अलग हो गया। उसे बहुत दुख हुआ, और उसका दुख भी बहुत था, क्योंकि वह जानता था कि उसे क्या करना चाहिए। 100 दिन और 100 रात उसने तीसरी तलवार पर काम किया, और जब वह पवित्र अग्नि में सफेद गर्म चमक रही थी तो उसने अपनी पत्नी को बुलाया। निसा निसा, उसने उससे कहा, क्योंकि उसका नाम यही था। अपना सीना खोलो और जान लो कि मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करता हूं। उसने ये काम किया, मैं क्यों नहीं बता सकता। और अजोर अहाई ने धुआं उगलने वाली तलवार उसके जीवित हृदय में घुसा दी। ऐसा कहा जाता है कि उसकी पीड़ा और परमानंद की चीख ने चांद के चेहरे पर एक दरार छोड़ दी, लेकिन उसका खून और उसकी आत्मा और उसकी ताकत और उसका साहस सब स्टील में समा गए। लाइटरब्रिंगर नायकों की लाल तलवार के निर्माण की कहानी ऐसी ही है। अब क्या तुम मेरा मतलब समझ रहे हो? खुश हो कि यह सिर्फ एक सिबिया डिजीज, एक जली हुई तलवार है जिसे परम पूज्य ने उस आग से निकाला है। बहुत ज्यादा रोशनी आंखों को चोट पहुंचा सकती है मेरे दोस्त, और आग जलाती है। सल्लाधर सान ने आखिरी अंगूर खत्म किया और अपने होठों को चटकाया। तुम्हारा क्या ख्याल है कि राजा हमें कब रवाना होने का आदेश देगा? अच्छे सर, जल्द ही, मुझे लगता है, डेवोस ने कहा, अगर उसका भगवान चाहेगा। उसका भगवान? सर दोस्त, तुम्हारा नहीं, सर डेवोस सीवर्थ का भगवान। प्याज के जहाज का शूरवीर कहां है? डेवोस ने खुद को एक पल देने के लिए अपनी शराब पी। सराय में भीड़ है और तुम सल्लाधर सान नहीं हो, उसने खुद को याद दिलाया। जवाब देते समय सावधान रहो।
राजा स्टैनिस मेरे भगवान हैं। उन्होंने मुझे बनाया और अपने भरोसे से मुझे आशीर्वाद दिया। मैं याद रखूंगा। सल्लाधोर सान अपने पैरों पर खड़ा हो गया। माफ करना, इन अंगूरों ने मुझे भूखा कर दिया है और रात का खाना मेरे वेलेरियन पर इंतजार कर रहा है। मिर्च के साथ कीमा बनाया हुआ भेड़ का बच्चा और मशरूम, सौंफ और प्याज से भरा भुना हुआ गुल। जल्द ही हम किंग्स लैंडिंग में एक साथ खाना खाएंगे। हाँ, रेड कीप में हम दावत करेंगे, जबकि बौना हमें एक मजेदार धुन सुनाएगा। जब आप राजा स्टैनिस से बात करें तो अगर आप चाहें तो बता दें कि वह मुझे चांद के काले होने पर 30,000 ड्रैगन और देगा। उसे उन देवताओं को मुझे दे देना चाहिए था। वे जलाने के लिए बहुत सुंदर थे और पेंटोस या मायर में एक महान मूल्य ला सकते थे। ठीक है, अगर वह मुझे एक रात के लिए रानी सेर्सी दे देता है तो मैं उसे माफ कर दूंगा। लिसेनी ने डेवोस की पीठ थपथपाई और सराय से ऐसे निकल गया जैसे वह उसका मालिक हो। सर डेवोस सीवर्थ अपने टैंकर्ड पर काफी देर तक सोचते रहे। 1 साल पहले वह किंग्स लैंडिंग में स्टैनिस के साथ था जब राजा रॉबर्ट ने राजकुमार जोफ्रे के नाम दिवस के लिए एक टूर्नामेंट का आयोजन किया था। उसे मायर के लाल पुजारी थोरोस और हाथापाई में उसके द्वारा इस्तेमाल की गई ज्वलंत तलवार याद आ गई। उस आदमी ने एक रंगीन तमाशा बनाया था। उसके लाल वस्त्र फड़फड़ा रहे थे, जबकि उसकी तलवार हल्के हरे रंग की लपटों से तड़प रही थी। लेकिन हर कोई जानता था कि इसमें कोई सच्चा जादू नहीं था। और अंत में उसकी आग बुझ गई और कान से योहन रॉयस ने एक साधारण गदा से उसका सिर काट दिया। अब एक असली आग की तलवार, जिसे देखना एक आश्चर्य होगा। फिर भी इतनी कीमत पर। जब उसने निसा के बारे में सोचा तो उसे अपनी खुद की मरिया की तस्वीर दिखाई दी। एक अच्छी स्वभाव वाली मोटी महिला जिसके स्तन ढीले थे और एक दयालु मुस्कान थी। दुनिया की सबसे अच्छी महिला। उसने खुद को तलवार से उस पर वार करते हुए कल्पना करने की कोशिश की और कांप उठा। मैं हीरो बनने लायक नहीं हूं, उसने सोचा। अगर जादुई तलवार की यही कीमत थी तो वह उससे कहीं ज्यादा चुकाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। डेवोस ने अपनी शराब खत्म की, टैंकर्ड को दूर धकेला और सराय से बाहर निकल गया। बाहर निकलते समय उसने गॉर्गॉयल के सिर पर थपथपाया और बुदबुदाया, भाग्य, उन सभी को इसकी जरूरत होगी। अंधेरा होने के बाद देवन एक बर्फ सफेद पालफरे को लेकर ब्लैक बेथा के पास आया। मेरे प्रभु पिता, उसने घोषणा की, उनकी कृपा आपको पेंटेड टेबल के चैम्बर में उपस्थित होने का आदेश देती है। आपको घोड़े पर सवार होकर तुरंत आना है। अपने अनुचर के परिधान में देवन को इतना शानदार देखना अच्छा था, लेकिन इस संबंध ने डेवोस को असहज कर दिया। क्या वह हमें रवाना होने देगा? उसने सोचा। सल्लाधोर सान अकेले कप्तान नहीं थे जिन्हें लगा कि किंग्स लैंडिंग हमले के लिए तैयार है, लेकिन एक तस्कर को धैर्य रखना चाहिए। हमें जीत की कोई उम्मीद नहीं है। मैंने मिस्टर क्रेसेंट से यही कहा जिस दिन मैं ड्रैगनस्टोन लौटा, और कुछ भी नहीं बदला। हम बहुत कम हैं, दुश्मन बहुत ज्यादा हैं। अगर हम अपनी पतवारें डुबाएंगे तो हम मर जाएंगे। फिर भी वह घोड़े पर चढ़ गया। जब डेवोस स्टोन ड्रम पर पहुंचा तो 1 दर्जन कुलीन शूरवीर और महान बैनरमैन बस जा रहे थे। लॉर्ड सेल्टिगर और वेलारियन ने उसे एक संक्षिप्त संकेत दिया और आगे बढ़ गए, जबकि अन्य ने उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। लेकिन सर एक्सल फ्लोरेंट एक शब्द के लिए रुक गया। रानी सेलिस के चाचा मोटे हाथों और बंधी हुई टांगों वाले एक केग आदमी थे। उसके कान फ्लोरेंट के जैसे उभरे हुए थे, जो उसकी भतीजी से भी बड़े थे। उसके कानों से उगे मोटे बाल उसे महल में होने वाली ज्यादातर बातों को सुनने से नहीं रोक पाए। 10 साल तक सर एक्सल ने ड्रैगनस्टोन के कास्टेलन के रूप में काम किया था, जबकि स्टैनिस किंग्स लैंडिंग में रॉबर्ट की परिषद में बैठे थे। लेकिन हाल ही में वह रानी के आदमियों में सबसे आगे निकल गए थे। सर डेवोस, हमेशा की तरह आपसे मिलकर अच्छा लगा, उन्होंने कहा। और आप मेरे स्वामी, मैंने आज सुबह भी आपको देखा। झूठे देवता एक हर्षित प्रकाश के साथ जलते थे, है ना? वे बहुत चमकते थे। डेवोस ने इस आदमी पर भरोसा नहीं किया। उसके सारे शिष्टाचार के बावजूद हाउस फ्लोरेंट ने रेनली के लिए घोषणा की थी। लेडी मेलिसेंड्रे हमें बताती है कि कभी-कभी आर हलर अपने वफादार सेवकों को भविष्य की लपटों में झांकने की अनुमति देता है।
आज सुबह जब मैं आग देख रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि मैं एक दर्जन खूबसूरत नर्तकियों को देख रहा हूं। पीले रेशम के कपड़े पहने युवतियां एक महान राजा के सामने घूम रही थीं। मुझे लगता है कि यह एक सच्चा दर्शन था सर। उस गौरव की एक झलक जो किंग्स लैंडिंग और सिंहासन पर अधिकार करने के बाद उनकी कृपा का इंतजार कर रही है। डेवोस ने सोचा, स्टैनिस को इस तरह के नृत्य का कोई स्वाद नहीं है, लेकिन उसने रानी के चाचा को नाराज करने की हिम्मत नहीं की। मैंने केवल आग देखी, उन्होंने कहा, लेकिन धुआं मेरी आंखों में पानी ला रहा था। आपको मुझे माफ करना चाहिए सर, राजा इंतजार कर रहा है। वह आगे बढ़ा, यह सोचते हुए कि सर एक्सेल ने खुद को क्यों परेशान किया। वह रानी का आदमी है और मैं राजा का। स्टैनिस अपने पेंटेड टेबल पर मास्टर पाइलॉस के कंधे पर बैठा था। उनके सामने कागजों का एक अव्यवस्थित ढेर था। सर, राजा ने कहा, जब डेवोस ने प्रवेश किया मैं हीरो बनने लायक नहीं हूं, उसने फैसला किया। अगर यह जादुई तलवार की कीमत थी तो यह उससे कहीं ज्यादा थी जिसे वह चुकाना चाहता था। डेवोस ने अपनी शराब खत्म की, टैंकर्ड को दूर धकेला और सराय से बाहर निकल गया। बाहर निकलते समय उसने गॉर्गॉयल के सिर पर थपथपाया और बुदबुदाया, भाग्य, उन सभी को इसकी जरूरत होगी। अंधेरा होने के बाद देवन एक बर्फ सफेद पालफ्रे को लेकर ब्लैक बेथा के पास आया। मेरे प्रभु पिता, उसने घोषणा की, उनकी कृपा आपको पेंटेड टेबल के चैम्बर में उपस्थित होने का आदेश देती है। आपको घोड़े पर सवार होकर तुरंत आना है। देवन को अपने शूरवीर के परिधान में इतना शानदार दिखते देखना अच्छा था, लेकिन इस संबंध ने डेवोस को असहज कर दिया। क्या वह हमें रवाना होने देगा? उसने सोचा। सल्लाद और सान अकेले कप्तान नहीं थे जिन्हें लगा कि किंग्स लैंडिंग हमले के लिए तैयार है, लेकिन एक तस्कर को धैर्य रखना चाहिए। हमें जीत की कोई उम्मीद नहीं है। मैंने यही बात मास्टर क्रेसन से भी कही थी जिस दिन मैं ड्रैगनस्टोन लौटा था, और कुछ भी नहीं बदला है। हम बहुत कम हैं, दुश्मन बहुत ज्यादा हैं। अगर हम अपनी पतवारें डुबाएंगे तो हम मर जाएंगे। फिर भी वह घोड़े पर चढ़ गया। जब डेवोस स्टोन ड्रम पर पहुंचा तो एक दर्जन कुलीन शूरवीर और महान बैनरमैन बस जा रहे थे। लॉर्ड सेल्टिगर और वेलारियन ने उसे एक राजा ने कहा, आओ और इस पत्र को देखो। आज्ञाकारी होकर उसने बेतरतीब ढंग से एक कागज चुना। यह काफी सुंदर लग रहा है महाराज, लेकिन मुझे डर है कि मैं इसके शब्द नहीं पढ़ पाऊंगा। डेवोस नक्शे और चार्ट को किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह अच्छी तरह से समझ सकता था, लेकिन पत्र और अन्य लेखन उसकी शक्ति से परे थे। लेकिन मेरे देवन ने उसके पत्र सीख लिए हैं, और युवा स्टेफन और स्टैनिस ने भी। मैं भूल गया था। राजा की भौहों के बीच चिड़चिड़ाहट की एक शिकन दिखाई दी। पाइलॉस, इसे उसे पढ़कर सुनाओ। महाराज, मास्टर ने चर्म पत्रों में से एक उठाया और अपना गला साफ किया। सभी लोग मुझे स्टॉर्मैंड के लॉर्ड स्टेफन बाराथियोन के सच्चे बेटे के रूप में जानते हैं। मैं अपने घर के सम्मान की शपथ लेता हूं कि मेरे प्रिय भाई रॉबर्ट, हमारे दिवंगत राजा, ने अपने शरीर से कोई सच्चा संतान नहीं छोड़ी। लड़का जोफ्रे, लड़का टॉमन और लड़की मिर्सेला सेर्सी लैनिस्टर और उसके भाई जैमेदी किंग्सलेयर के बीच अनाचार से पैदा हुए घृणित बच्चे थे। जन्म और रक्त के अधिकार से मैं आज वेस्टरोस के 7 राज्यों के लौह सिंहासन पर दावा करता हूं। सभी सच्चे लोग अपनी वफादारी की घोषणा करें। प्रभु के प्रकाश में हाउस बैराथियन के स्टैनिस के हस्ताक्षर और मुहर के तहत उनके नाम के पहले एंडल्स के राजा रोयनार और पहले पुरुष और 7 राज्यों के भगवान के तहत किया गया। पाइलॉस ने इसे नीचे रखते ही चर्म पत्र पर हल्की सरसराहट हुई। अब से इसे सर जैमेदी किंग्सलेयर बना दो, स्टैनिस ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। वह आदमी चाहे जो भी हो, वह एक शूरवीर है। मुझे नहीं लगता कि हमें रॉबर्ट को अपना प्रिय भाई कहना चाहिए। उसने मुझे उससे ज्यादा प्यार नहीं किया जितना उसे करना चाहिए था, न ही मैंने उसे। एक हानि रहित शिष्टाचार महामहिम, पाइलॉस ने कहा। एक झूठ, इसे बाहर निकालो। स्टैनिस डेवोस की ओर मुड़ा। मास्टर ने मुझे बताया कि हमारे पास 117 कौवे हैं। मेरा मतलब उन सभी का उपयोग करना है। 117 कौवे मेरे पत्र की 117 प्रतियों को राज्य के हर कोने में आर्बर से दीवार तक ले जाएंगे। शायद 100 तूफान, बाज और तीर के खिलाफ जीत हासिल करेंगे। यदि ऐसा है तो 100 मास्टर मेरे शब्दों को उतने ही लॉर्ड्स को उतने ही सोलर्स और बेड चैम्बर्स में पढ़ेंगे।
और फिर पत्रों को आग में न डाला जाए और होठों को चुप रहने की प्रतिज्ञा की जाए। ये महान लॉर्ड्स जोफ्रे या रेनेली या रॉब स्टार्क से प्यार करते हैं। मैं उनका असली राजा हूं, लेकिन वे अगर चाहें तो मुझे नकार देंगे। इसलिए मुझे आपकी जरूरत है। मैं आपकी आज्ञा का पालन करने वाला हूं मेरे राजा, हमेशा की तरह। स्टैनिस ने सिर हिलाया। मेरा मतलब है कि आप ब्लैक बेथा को उत्तर की ओर, गुलटाउन, फिंगर्स, थ्री सिस्टर्स, यहां तक कि व्हाइट हार्बर तक ले जाएं। आपका बेटा डेल व्रेथ में दक्षिण की ओर जाएगा, केप व्रेथ और ब्रोकन आर्म से होते हुए डोर्न के तट के साथ साथ आर्बर तक। आप में से प्रत्येक के पास पत्रों का एक संदूक होगा और आप प्रत्येक बंदरगाह और होल्ड फास्ट और मछली पकड़ने वाले गांवों में एक एक पत्र पहुंचाएंगे। उन्हें सेप्ट और सराय के दरवाजों पर लगा दें ताकि हर वह व्यक्ति पढ़ सके जो पढ़ सकता है। डेवोस ने कहा, यह बहुत कम होगा। सर डेवोस सच कहते हैं महामहिम, मास्टर पाइलॉस ने कहा। पत्रों को जोर से पढ़ना बेहतर होगा। बेहतर लेकिन ज्यादा खतरनाक, स्टैनिस ने कहा। ये शब्द अच्छे से नहीं लिए जाएंगे। मुझे पढ़ने के लिए शूरवीर दे दो, डेवोस ने कहा। यह मेरे द्वारा कही गई किसी भी बात से ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। स्टैनिस इससे संतुष्ट लग रहा था। हां, मैं तुम्हें ऐसे आदमी दे सकता हूं। मेरे पास 100 शूरवीर हैं जो लड़ने से ज्यादा पढ़ना पसंद करेंगे। जहां हो सके वहां खुले रहो और जहां जरूरी हो वहां छिप कर रहो। तस्करों की हर चाल का इस्तेमाल करो, काली पाल, छिपी हुई खाड़ियां, जो भी जरूरी हो। अगर तुम्हारे पास अक्षर कम पड़ जाएं, तो कुछ सेप्टन पकड़ लो और उन्हें और कॉपी करने के लिए लगा दो। मेरा मतलब है कि तुम्हारे दूसरे बेटे का भी इस्तेमाल करना है। वह लेडी मरिया को संकरे समुद्र के पार ब्रावोस और दूसरे आजाद शहरों में ले जाएगा ताकि वहां के लोगों को दूसरे अक्षर पहुंचाए। दुनिया को मेरे दावे और सेर्सी की बदनामी के बारे में पता चल जाएगा। तुम उन्हें बता सकते हो, डेवोस ने सोचा, लेकिन क्या वे यकीन करेंगे? उसने सोच समझकर मास्टर पाइलॉस की तरफ देखा। राजा ने नजरें पकड़ ली। मास्टर, शायद तुम्हें लिखना शुरू कर देना चाहिए। हमें बहुत सारे पत्रों की आवश्यकता होगी और वह भी जल्दी ही। जैसा आप चाहें। पाइलॉस ने सिर झुकाया और विदा ली। राजा ने उसके जाने तक प्रतीक्षा की। फिर उसने कहा, मेरे उस्ताद, डेवोस की उपस्थिति में तुम क्या नहीं कहोगे? मेरे आका, पाइलॉस काफी खुश मिजाज हैं, लेकिन मैं उनके गले में पड़ी चेन को मास्टर क्रेसेंट के लिए शोक किए बिना नहीं देख सकता। क्या यह उनकी गलती है कि बूढ़ा आदमी मर गया? स्टैनिस ने आग में देखा। मैं कभी नहीं चाहता था कि क्रेसेंट उस दावत में हो। उसने मुझे गुस्सा दिलाया था। हाँ, उसने मुझे बुरी सलाह दी थी, लेकिन मैं उसे मरते नहीं देखना चाहता था। मुझे उम्मीद थी कि उसे कुछ साल आराम और सुख सुविधा के साथ गुजारने का मौका मिलेगा। उसने कम से कम इतना तो कमाया था, लेकिन उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, लेकिन वह मर गया और पाइलॉस मेरी अच्छी तरह से सेवा करता है। पाइलॉस इसमें सबसे कम है। अगर मैं उसे अपने शौचालय की सामग्री दिखाऊं, तो वह इसे भी सराहनीय घोषित करेगा। बाकी लोग हंसों के झुंड की तरह अपने सिर ऊपर नीचे हिला रहे थे, सिवाय वेलारियन के, जिसने कहा कि स्टील मामले का फैसला करेगा। चर्मपत्र पर लिखे शब्दों से सिकेसम ये नहीं, जैसे कि मुझे कभी संदेह ही नहीं हुआ। बाकी लोग मेरे प्रभु को ले लो, मैं आपके विचार सुनूंगा। आपके शब्द स्पष्ट और मजबूत थे और सच है, फिर भी आपके पास कोई सबूत नहीं है इस अनाचार का। 1 साल पहले जितना आपके पास था उससे ज्यादा नहीं। स्टॉर्म के अंत में एक तरह का सबूत है। रॉबर्ट का नाजायज बच्चा, वह जिसे उसने मेरी शादी की रात को जन्म दिया, उसी बिस्तर पर जिसे उन्होंने मेरे और मेरी दुल्हन के लिए बनाया था। डेलेना एक फ्लोरेंट थी और जब उसने उसे लिया तो वह एक युवती थी, इसलिए रॉबर्ट ने बच्चे को स्वीकार किया। एड्रिक स्टॉर्म, वे उसे कहते हैं। उसे मेरे भाई की छवि कहा जाता है। अगर लोग उसे देखें और फिर जोफ्रे और टॉमन को फिर से देखें, तो वे आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकते, मुझे लगता है। फिर भी लोग उसे कैसे देखेंगे अगर वह स्टॉर्म एंड पर है? स्टैनिस ने पेंटेड टेबल पर उंगलियां उंगलियां बजाईं। यह एक कठिनाई है, कई में से एक। उसने अपनी आंखें उठाईं। तुम्हारे पास पत्र के बारे में कहने के लिए और भी बहुत कुछ है। अच्छा, इसे आगे बढ़ाओ। मैंने तुम्हें शूरवीर इसलिए नहीं बनाया कि तुम खोखली शिष्टाचार की बातें करना सीख सको।
मेरे पास इसके लिए मेरे प्रभु हैं। तुम जो कहना चाहते हो कहो डेवोस। डेवोस ने अपना सिर झुका लिया। अंत में एक वाक्य था, यह कैसे हुआ? प्रभु के प्रकाश में किया गया। हां, राजा का जबड़ा कस गया। आपके लोगों को यह शब्द पसंद नहीं आएंगे, जैसा कि आपने किया, स्टैनिस ने तीखी आवाज में कहा। अगर आप इसके बजाय कहते बेटी अमा पौस सियात कहते देवताओं और मनुष्यों की दृष्टि में किया गया, या पुराने और नए देवताओं की कृपा से, क्या आप मेरे प्रति भक्त हो गए हैं, तस्कर? यह मेरा आपसे सवाल होना चाहिए था मेरे राजा। क्या यह अब था? ऐसा लगता है कि आप मेरे नए भगवान से उतना ही प्यार करते हैं जितना आप मेरे नए स्वामी से करते हैं। मैं इस प्रकाश के भगवान को नहीं जानता, डेवोस ने स्वीकार किया, लेकिन मैं उन देवताओं को जानता था जिन्हें हमने आज सुबह जला दिया था। स्मिथ ने मेरे जहाजों को सुरक्षित रखा है, जबकि मान ने मुझे 7 मजबूत बेटे दिए हैं। आपकी पत्नी ने आपको 7 मजबूत बेटे दिए हैं। क्या आप उससे प्रार्थना करते हैं? यह लकड़ी थी जिसे हमने आज सुबह जला दिया था। ऐसा हो सकता है, डेवोस ने कहा, लेकिन जब मैं फ्ली बॉटम में एक लड़का था और तांबे के लिए भीख मांगता था, तो कभी कभी सेप्टन मुझे खिलाते थे। मैं अब तुम्हें खिलाता हूं। तुमने मुझे अपनी मेज पर एक सम्मानित स्थान दिया है, और बदले में मैं तुम्हें सच्चाई देता हूं। यदि तुम उनसे उन देवताओं को छीन लेते हो जिनकी वे हमेशा पूजा करते आए हैं, और उन्हें एक ऐसा देवता देते हो जिसका नाम ही उनकी जुबान पर अजीब लगता है, तो तुम्हारे लोग तुमसे प्यार नहीं करेंगे। स्टैनिस अचानक खड़ा हो गया। आरहलर, यह इतना कठिन क्यों है? वे मुझसे प्यार नहीं करेंगे, तुम कहते हो। उन्होंने कभी मुझसे प्यार किया ही कब है? मैं किसी ऐसी चीज को कैसे खो सकता हूं जो कभी मेरी नहीं रही? वह चांदनी समुद्र को देखने के लिए दक्षिण की खिड़की पर चला गया। मैंने उस दिन देवताओं पर विश्वास करना बंद कर दिया जब मैंने खाड़ी के पार विंड प्राउड को टूटते देखा किंग्स लैंडिंग में। हाई सेप्टन मुझसे बकबक करते थे कि कैसे सारा न्याय और अच्छाई सातों से निकलती है, लेकिन मैंने जो भी देखा वह सब मनुष्यों द्वारा बनाया गया था। यदि आप देवताओं में विश्वास नहीं करते हैं, सिर्फ ही है। इस नए देवता से परेशानी क्यों? स्टैनिस ने बीच में टोका। मैंने खुद से भी यही पूछा है। मैं देवताओं के बारे में बहुत कम जानता हूं और उनकी परवाह भी नहीं करता, लेकिन लाल पुजारिन के पास शक्ति है। हां, लेकिन किस तरह की शक्ति? क्रेसेन के पास बुद्धि थी। मैंने उसकी बुद्धि और तुम्हारी चालाकी पर भरोसा किया, और उनसे मुझे क्या फायदा हुआ, तस्कर? तूफान के सरदारों ने तुम्हें वापस भेज दिया। मैं उनके पास एक भिखारी की तरह गया और उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। खैर, अब और कोई भीख नहीं मांगेगा, और न ही हंसी। लौह सिंहासन मेरा अधिकार है, लेकिन मैं इसे कैसे ले सकता हूं? राज्य में 4 राजा हैं, और उनमें से 3 के पास मुझसे ज्यादा आदमी और सोना है। मेरे पास जहाज हैं, और मेरे पास वह है, लाल औरत। मेरे आधे शूरवीर उसका नाम लेने से भी डरते हैं। क्या तुम्हें पता है? अगर वह और कुछ नहीं कर सकती, तो एक जादूगरनी जो बड़े आदमियों में इतना खौफ पैदा कर सकती है, उसे तुच्छ नहीं समझा जाना चाहिए। एक डरा हुआ आदमी एक पराजित आदमी होता है, और शायद वह और भी कुछ कर सकती है। मेरा मतलब है पता लगाना। जब मैं छोटा था तो मुझे एक घायल गोशावक मिला, और मैंने उसे स्वस्थ होने तक पाला। मैंने उसका नाम प्रॉडविंग रखा। वह मेरे कंधे पर बैठती और मेरे पीछे कमरे से कमरे में उड़ती और मेरे हाथ से खाना लेती, लेकिन वह ऊंची उड़ान नहीं भरती थी। मैं उसे बार बार शिकार के लिए ले जाता, लेकिन वह कभी भी पेड़ की चोटी से ऊपर नहीं उड़ती थी। रॉबर्ट ने उसे वीकविंग कहा। उनके पास थंडरक्लैप नाम का एक गिरफाल्कन था जो कभी भी अपना हमला करने से नहीं चूकता था। एक दिन हमारे परदादा सर हर्बर्ट ने मुझे एक अलग पक्षी आजमाने को कहा। मैं प्रॉडविंग्स के साथ खुद को बेवकूफ बना रहा था, उन्होंने कहा, और वह सही थे। स्टैनिस बाराथियोन खिड़की से दूर हो गया, और दक्षिणी समुद्र पर चलने वाले भूत साथ ने मुझे कभी गौरैया तक नहीं दी। यह समय है कि मैं एक और बाज डेवोस को आजमाऊं, एक लाल बाज। थियोन पाइके में कोई सुरक्षित लंगरगाह नहीं थी, लेकिन थियोन ग्रे जॉय समुद्र से अपने पिता के महल को देखना चाहता था। इसे वैसे ही देखना चाहता था जैसे उसने इसे आखिरी बार देखा था। 10 साल पहले जब रॉबर्ट बाराथियोन की युद्ध गैली उसे एडार्ड स्टार्क का वार्ड बनने के लिए ले गई थी। उस दिन वह रेलिंग के पास खड़ा था, पतवारों की चोट और मालिक के ड्रम की तेज आवाज सुन रहा था। उसकी इच्छा के अनुसार
मायराहम ने अपनी पालों को तोड़ते हुए और अपने कप्तान को हवा और अपने चालक दल और उच्च कुलीनों की मूर्खताओं को कोसते हुए उस बिंदु से आगे निकल गया। थियोन ने अपने लबादे के हुड को स्प्रे के खिलाफ खींचा और घर की ओर देखा। तट सभी नुकीले चट्टानों और चमकदार चट्टानों से भरा था और महल बाकी सबके साथ एक जैसा लग रहा था। इसकी मीनारें और दीवारें और पुल एक ही भूरे काले पत्थर से बने थे, एक ही नमक की लहरों से भीगे हुए, गहरे हरे रंग के लाइकेन के समान फैले हुए पैच से सजे हुए, उन्हीं समुद्री पक्षियों की बूंदों से धब्बेदार। जिस भूमि पर ग्रेजॉय ने अपना किला बनाया था वह एक बार समुद्र की आंत में तलवार की तरह घुस गई थी, लेकिन लहरों ने दिन रात उस पर तब तक प्रहार किया जब तक कि जमीन टूटकर बिखर नहीं गई। हजारों साल पहले जो कुछ बचा था वह था 3 नंगे और बंजर द्वीप और 1 दर्जन ऊंचे पत्थर के ढेर जो किसी समुद्री देवता के मंदिर के खंभों की तरह पानी से ऊपर उठे हुए थे, जबकि क्रोधित लहरें उनके बीच झाग बनाती और टकराती थीं। उदास, अंधेरा, भयावह पाइके उन द्वीपों और खंभों के ऊपर खड़ा था। लगभग उनका एक हिस्सा इसकी पर्दे की दीवार बड़े पत्थर के पुल के पैर के चारों ओर हेडलैंड को बंद कर रही थी, जो चट्टान के ऊपर से सबसे बड़े टापू तक छलांग लगाती थी, जिस पर ग्रेट कीप का विशाल हिस्सा हावी था। आगे किचन कीप और ब्लडी कीप थे, प्रत्येक अपने स्वयं के द्वीप पर। टावर और आउटबिल्डिंग ढेर से परे चिपके हुए थे। जब खंभे पास खड़े थे तो ढके हुए मेहराबों द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जब वे पास नहीं थे तो लकड़ी और रस्सी के लंबे झूलते हुए रास्ते से। सी टॉवर टूटी हुई तलवार के बिंदु पर सबसे बाहरी द्वीप से उठा। महल का सबसे पुराना हिस्सा, गोल और लंबा सीधा सादा खंभा जिस पर यह लहरों के अंतहीन प्रहार से आधा खाया हुआ खड़ा था। मीनार का आधार नमक के छींटों की वजह से सफेद हो गया था। ऊपरी मंजिलें लाइकेन की वजह से हरी थीं, जो उस पर मोटे कंबल की तरह रेंग रही थीं। दांतेदार मुकुट रात में पहरेदारी की आग से काला हो गया था। सी टॉवर के ऊपर उसके पिता का बैनर टूट गया। मायराहम इतनी दूर था कि थियोन कपड़े से ज्यादा कुछ नहीं देख पा रहा था, लेकिन वह जानता था कि यह किस तरह का उपकरण है। हाउस ग्रेजॉय का सुनहरा क्रैकन, जिसकी भुजाएं ऐंठ रही थीं और एक काले मैदान की ओर पहुंच रही थीं। बैनर लोहे के मस्तूल से लहरा रहा था, हवा के झोंके के साथ कांप रहा था और मुड़ रहा था, जैसे कोई पक्षी उड़ान भरने के लिए संघर्ष कर रहा हो। और यहां कम से कम स्टार्क का डायर वुल्फ ऊपर नहीं उड़ रहा था, अपनी छाया ग्रेजॉय क्रैकन पर डाल रहा था। थियोन ने इससे ज्यादा रोमांचक दृश्य। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। कभी नहीं देखा था। महल के पीछे आकाश में पतले उफनते बादलों के बीच से धूमकेतु की बारीक लाल पूंछ दिखाई दे रही थी। रिवररन से सीगार्ड तक मालिस्टर इसके अर्थ के बारे में बहस करते रहे थे। यह मेरा धूमकेतु है, थियोन ने खुद से कहा। अपनी फर लाइन वाली पोशाक में हाथ डालकर उसकी जेब में रखे ओनेलस्किन पाउच को छुआ। अंदर रॉब स्टार्क द्वारा दिया गया पत्र था, कागज मुकुट जैसा था। क्या महल वैसा ही दिखता है जैसा आपको याद है, महामहिम? कप्तान की बेटी ने खुद को उसकी बांह से सटाते हुए पूछा। यह छोटा दिखता है, थियोन ने कबूल किया, हालांकि शायद यह केवल दूरी है। मायराहम ओल्ड टाउन से एक मोटा पेट वाला दक्षिणी व्यापारी था, जो लौह अयस्क के लिए व्यापार करने के लिए शराब, कपड़ा और बीज ले जाता था। उसका कप्तान भी एक मोटा पेट वाला दक्षिणी व्यापारी था, और महल के पैरों पर झागदार पथरीले समुद्र ने उसके मोटे होंठों को कांपने पर मजबूर कर दिया। इसलिए वह थियोन की इच्छा से कहीं दूर तक दूर रहा। एक लंबी नाव में एक लोहे का कप्तान उन्हें चट्टानों के साथ और गेट हाउस और ग्रेट कीप के बीच की खाई को पाटने वाले ऊंचे पुल के नीचे ले जाता। लेकिन इस मोटे ओल्ड टाउनर के पास न तो शिल्प था, न ही चालक दल और न ही ऐसा करने का साहस। इसलिए वे सुरक्षित दूरी पर आगे बढ़ गए, और थियोन को दूर से पाइके को देखने के साथ ही संतुष्ट होना पड़ा। फिर भी मायराहम को खुद को उन चट्टानों से दूर रखने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। वहां हवा चल रही होगी, कप्तान की बेटी ने कहा। वह हंसा। हवा, ठंड और नमी, सच में एक दयनीय कठिन जगह। लेकिन मेरे स्वामी पिता ने एक बार मुझसे कहा था कि
कठिन जगहें कठोर लोगों को जन्म देती हैं और कठोर लोग दुनिया पर राज करते हैं। कप्तान का चेहरा समुद्र की तरह हरा था जब वह थियोन के सामने झुककर आया और पूछा, क्या हम अब बंदरगाह के लिए निकल सकते हैं महामहिम? आप जा सकते हैं, थियोन ने कहा। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान खेल रही थी। सोने के वादे ने ओल्ड टाउनर को बेशर्म चाटुकार में बदल दिया था। यह एक बहुत ही अलग यात्रा होती अगर द्वीपों से एक लॉन्ग शिप सीगार्ड में इंतजार कर रही होती जैसा कि उसने उम्मीद की थी। आयरन बोर्न कप्तान गर्व और दृढ़ निश्चयी थे और एक आदमी के खून से डरते नहीं थे। द्वीप बहुत छोटे थे और एक लॉन्ग शिप उससे भी छोटी थी। अगर हर कप्तान अपने जहाज पर एक राजा होता, जैसा कि अक्सर कहा जाता था, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने द्वीपों को 10,000 राजाओं की भूमि का नाम दिया। और जब आपने अपने राजाओं को रेल पर मल त्यागते और तूफान में हरे होते देखा है, तो घुटने टेकना और यह दिखावा करना मुश्किल था कि वे भगवान थे। हजारों साल पहले बूढ़े राजा उरोन रेडहैंड ने एक बार कहा था, डूबे हुए भगवान मनुष्य बनाते हैं, लेकिन मुकुट मनुष्य ही बनाते हैं। एक लॉन्ग शिप भी आधे समय में पार कर सकती थी। मायराहम एक डूबता हुआ टब था सच कहा जाए तो, और वह तूफान में उसके साथ रहना पसंद नहीं करेगा। फिर भी थियोन बहुत दुखी नहीं हो सकता था। वह यहां था, डूबा नहीं था, और यात्रा ने कुछ अन्य मनोरंजन भी प्रदान किए थे। उसने कप्तान की बेटी के गले में हाथ डाला। जब हम लॉर्ड स्पोर्ट पहुंचे तो मुझे बुलाएं, उसने उसके पिता से कहा। हम नीचे मेरे केबिन में होंगे। उसने लड़की को पीछे की ओर ले गया, जबकि उसके पिता उन्हें उदास चुप्पी में जाते हुए देखते रहे। केबिन वास्तव में कप्तान का था, लेकिन जब वे सीगार्ड से रवाना हुए तो इसे थियोन के इस्तेमाल के लिए सौंप दिया गया था। कप्तान की बेटी को उसके इस्तेमाल के लिए नहीं सौंपा गया था, लेकिन वह फिर भी उसके बिस्तर पर स्वेच्छा से आई थी। एक कप शराब, कुछ फुसफुसाहटें, और वह वहां थी। लड़की उसके स्वाद के लिए थोड़ी मोटी थी। उसकी त्वचा दलिया की तरह धब्बेदार थी, लेकिन उसके स्तन उसके हाथों में अच्छी तरह से भरे हुए थे। और जब उसने उसे पहली बार लिया था तब वह आगवाई एक युवती थी। उसकी उम्र को देखते हुए यह आश्चर्यजनक था, लेकिन थियोन को यह विचलित करने वाला लगा। उसने नहीं सोचा कि कप्तान ने इसकी मंजूरी दी है। और यह भी मनोरंजक था उस आदमी को अपने क्रोध को निगलने के लिए संघर्ष करते हुए देखना, जबकि वह उच्च स्वामी के सामने शिष्टाचार निभा रहा था। सोने का वह समृद्ध पर्स जो उसे देने का वादा किया गया था, उसके विचारों से कभी दूर नहीं था। जैसे ही थियोन ने अपने गीले लबादे को उतारा, लड़की ने कहा, आप अपने घर को फिर से देखकर बहुत खुश होंगे महामहिम। आप कितने सालों से दूर हैं? 10 या करीब, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने उससे कहा। मैं 10 साल का लड़का था जब मुझे एडार्ड स्टार्क के वार्ड के रूप में विंटरफेल ले जाया गया था। नाम का वार्ड, वास्तव में बंधक, आधे दिन बंधक, लेकिन अब नहीं। उसका जीवन फिर से उसका अपना था और स्टार्क कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसने कप्तान की बेटी को अपने पास खींचा जब स्प्रे से भीगा हुआ भारी कपड़ा उसके कंधों से उतरकर डेक पर गिरा, तो उसने उसे थोड़ा सा झुकाया और उत्सुकता से मुस्कुराई। जब वह मुस्कुराई तो वह बेवकूफ लग रही थी, लेकिन उसने कभी किसी महिला से चतुर होने की अपेक्षा नहीं की थी। यहां आओ, उसने उससे कहा। वह आई। मैंने कभी आयरन आइलैंड नहीं देखा। खुद को भाग्यशाली समझो। थियोन ने उसके बालों को सहलाया। यह ठीक और अंधेरा था, हालांकि हवा ने इसे उलझा दिया था। द्वीप कठोर और पथरीले स्थान हैं, आराम और नीलेपन से रहित, लेकिन उसके स्तन उसके हाथों में अच्छे से भरे हुए थे। और जब उसने उसे पहली बार लिया था तब वह एक युवती थी। उसकी उम्र को देखते हुए यह आश्चर्यजनक था, लेकिन थियोन को यह विचलित करने वाला लगा। उसे नहीं लगा कि कप्तान ने इसे मंजूरी दी है, और यह भी मनोरंजक था यह देखकर कि वह आदमी अपने क्रोध को निगलने के लिए संघर्ष कर रहा था, जबकि वह उच्च स्वामी के प्रति अपने शिष्टाचार का प्रदर्शन कर रहा था। सोने का वह समृद्ध पर्स जो उसे वादा किया गया था, उसके विचारों से कभी दूर नहीं था। जैसे ही थियोन ने अपने गीले लबादे से बाहर झाड़ा, लड़की ने कहा, आप अपने घर को फिर से देखकर बहुत खुश होंगे महामहिम। आप कितने साल से दूर हैं? 10 या करीब, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने उससे कहा। मैं 10 साल का लड़का था जब मुझे एडार्ड स्टार्क के वार्ड के रूप में विंटरफेल ले जाया गया था।
नाम का वार्ड, सच में बंधक, अपने आधे दिन बंधक, लेकिन अब नहीं। उसका जीवन फिर से उसका अपना था और कहीं भी स्टार्क दिखाई नहीं दे रहा था। उसने कप्तान की बेटी को अपने पास खींचा और उसके कान पर चूमा। अपना लबादा उतारो। उसने अपनी आंखें नीचे झुका ली। अचानक शर्मीली, लेकिन उसने वैसा ही किया जैसा उसने उसे कहा था। जब स्प्रे से भीगा हुआ भारी कपड़ा उसके कंधों से उतरकर डेक पर गिरा तो उसने उसे थोड़ा सा झुकाया और उत्सुकता से मुस्कुराई। जब वह मुस्कुराई तो वह काफी बेवकूफ लग रही थी, लेकिन उसने कभी किसी महिला से चतुर होने की अपेक्षा नहीं की थी। यहां आओ, उसने उससे कहा। वह आई। मैंने कभी आयरन आइलैंड नहीं देखा है। खुद को भाग्यशाली समझो। थियोन ने उसके बालों को सहलाया। यह ठीक और अंधेरा था, हालांकि हवा ने इसे उलझा दिया था। द्वीप कठोर और पथरीले स्थान हैं, आराम और नीले रंग की कमी, लेकिन उसके स्तन उसके हाथों में अच्छे से भरे हुए थे। और जब उसने उसे पहली बार लिया था तब वह एक युवती थी। उसकी उम्र को देखते हुए यह आश्चर्यजनक था, लेकिन थियोन को यह विचलित करने वाला लगा। उसे नहीं लगा कि कप्तान ने इसे मंजूरी दी है, और यह मनोरंजक भी था यह देखकर कि वह आदमी अपने क्रोध को निगलने के लिए संघर्ष कर रहा था, जबकि वह उच्च स्वामी के प्रति अपने शिष्टाचार का प्रदर्शन कर रहा था। सोने का वह समृद्ध पर्स जो उसे वादा किया गया था उसके विचारों से कभी दूर नहीं था। जैसे ही थियोन ने अपने गीले लबादे से बाहर झाड़ा, लड़की ने कहा, आप अपने घर को फिर से देखकर बहुत खुश होंगे, महामहिम। आप कितने साल से दूर हैं? 10 या करीब, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने उससे कहा। मैं 10 साल का लड़का था जब मुझे एडार्ड स्टार्क के वार्ड के रूप में विंटरफेल ले जाया गया था। नाम का वार्ड, सच में बंधक, अपने आधे दिन बंधक, लेकिन अब नहीं। उसका जीवन फिर से उसका अपना था और कहीं भी स्टार्क दिखाई नहीं दे रहा था। उसने कप्तान की बेटी को अपने पास खींचा और उसके कान पर चूमा। अपना लबादा उतारो। उसने अपनी आंखें नीचे झुका ली। अचानक शर्मीली, लेकिन उसने वैसा ही किया जैसा उसने उसे कहा था। जब स्प्रे से भीगा हुआ भारी कपड़ा उसके कंधों से उतरकर डेक पर गिरा तो उसने उसे थोड़ा सा झुकाया और उत्सुकता से मुस्कुराई। जब वह मुस्कुराई तो वह काफी बेवकूफ लग रही थी, लेकिन उसने कभी किसी महिला से चतुर होने की अपेक्षा नहीं की थी। यहां आओ, उसने उससे कहा। वह आई। मैंने कभी आयरन आइलैंड नहीं देखा है। खुद को भाग्यशाली समझो। थियोन ने उसके बालों को सहलाया। यह ठीक और अंधेरा था, हालांकि हवा ने इसे उलझा दिया था। द्वीप कठोर और पथरीले स्थान हैं, आराम और नीले रंग की कमी।